धारणाएं है, मैं मानता हूँ बहुत सारे कि साइकेट्रिस्ट के पास गए ना, ये नींद का दवाई बराबर चिपकाएंगे. आई एम पर्पसफुली यूजिंग दिस वर्ड चिपकाएंगे, बट दैट इज नॉट द केस. One thing about being a psychiatrist is that you must be facing a lot of emotional toll while dealing with patients. Like सुबह से लेके शाम तक you see a lot of like a spectrum of patients. So does it take an emotional toll on you? It is my job. समझो मुझे कोई mental health issue है, तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ेगी क्या? कि will it get better with only therapy sessions? तो वो कब पता चलता? दवाई हर एक केस में लेना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं. दवाई जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी ये बहुत लूजली यूज़ करने वाले टर्म्स. हाँ, मैं हर कोई बोलता है यार मैं सैड हूँ, मेरी बच्ची बोल देती है 4 साल की मैं सैड हूँ. बट इफ़ यू लुक एट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, क्लिनिकल क्राइटेरिया, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. आजकल जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो नॉर्मली अपने बच्चों को क्रैश में डालते हैं या किसी के पास छोड़ देते हैं. मेंटल हेल्थ इशू वहाँ से स्टेम आउट होता है क्या अगर कोई बच्चा नेग्लेक्टेड है ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस जहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग रहनी चाहिए? नाउअडेज पेरेंट्स को सबसे इजी चीज़ ये मिल गई है टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड व्हाइल मेकिंग देम ईट फूड और समथिंग इज यूट्यूब पे लगाओ कुछ रील देखेंगे. आपको लगता है वो चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहिए बच्चों में इतनी अर्ली एज में? नहीं, ऐसी गाइडलाइंस दी गई है. इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, वर्ल्ड सोसाइटीज़ है सबकी, सबने गाइडलाइंस दी है. एज ग्रुप अनुसार स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए वो डिफाइंड है. पीपल हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स या मे बी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके वजह से दे टेंड टू बर्न आउट. बर्नआउट इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड टर्म. बर्नआउट को डिप्रेशन के साथ बहुत कंफ्यूज करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. बर्नआउट अलग है. मतलब व्हेन यू लूज अ लव्ड वन देयर इज अ स्टेज ऑफ ग्रीफ. सम पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू कोप, कोई अच्छे से कोप कर लेते हैं. ग्रीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट अप. वेरी कॉमन इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस. अगेन like I said with burnout, this is a entity which is confused with depression. ग्रीफ डिप्रेशन नहीं है. मैं फिर से कहता हूँ ग्रीफ डिप्रेशन नहीं है. स्किज़ोफ्रेनिया से काफ़ी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन जुड़े हुए हैं. स्किज़ोफ्रेनिया का हम प्रेवलेंस देखते हैं 1% में. तो स्किज़ोफ्रेनिया का दवा गोली जो है यूजुअली लंबे समय तक चलता है. ओके. सो मेनी ऑफ देम प्रोबेबली हैव टू टेक इट लाइफ लॉन्ग. कहना चाहूँगा कि अभी जो कैनाबिस का सेवन समाज में बहुत बढ़ रहा है, इसे लोग बहुत कूल समझने लगे हैं आज की. बट एज अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन वी आर क्वाइट ससेप्टेबल टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ कैनाबिस. दैट इज कैनाबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस, एंड इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कैन लैंड अप इन स्किज़ोफ्रेनिया. सो हमारे यहाँ पे जो यंगस्टर्स ले रहे हैं कैनाबिस, दे डोंट नो व्हाट इज द THC कंटेंट ऑफ दैट कैनाबिस. जो जहाँ पे लीगलाइज है वहाँ पे सब पता रहता है. सो अगर आपको पता नहीं है आप क्या ले रहे हो, तो आप उसे कैसे ले सकते हो? ये Welcome to Dr. Saab. My name is Dr. Tanya, and today we are going to talk about something very important in today's world: mental health. Mental health in India is often overlooked. According to National Mental Health Survey done in 2016, approximately 10.6% of the population aged over 18 years suffer from mental health disorders, and out of which 80% of them do not receive adequate treatment or care, mainly because of the stigma associated with mental health. In this episode, we have got a renowned psychiatrist and a professor, Dr. Chetan Vispute, with us. Today, we aim to break the stigma and explore potential solutions regarding mental health. So, without further ado, let's dive into this episode today. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब. Hello, sir. How are you? आई एम फाइन. सब ठीक, मजे में. I've seen you taking lectures in psychiatry, and आपके साथ अब बैठ के बात करने का it's a great honor for me. Yeah, it's really a pleasure for me and a privilege to be here. The reason is कि now this is a new platform where you can spread awareness, where you can create awareness, and it's a very creative and constructive thing which gives you a satisfaction, and it definitely breaks the monotony of your routine lecture life and the clinical practice and patients. So Right. Thank you again for inviting me. So let's start with this podcast, sir. Now we will start with knowing something about how your early days as a medical student was, and what really made you like psychiatry as a subject. Okay. So as a student,
like in 10th and 12th standard, I never thought I would become a doctor. It was just ki I have to appear for a 12th standard exam, I have to do my best, and whatever is the best career choice, I'll take it up. So then over a period of time I found that ki maths and physics is not my cup of tea. I have a inclination towards biology, and then wo rank aaya. Then fortunately I got into a government medical college. It's Meerut, government medical college Meerut, 450 kilometers from here, probably on Maharashtra Karnataka border. Now this is 2003, maybe 20 years ago, when psychiatry department were literally non-existent. Not like there were no HODs and like we have it now in most of the medical college. Now we have well-equipped psychiatry department. Right. So there was no particular factor which would really motivate you, and those were the days where when people were more inclined to take surgical branches, कुछ action है, immediate gratification है, you get social reciprocation in the form of if you do a clinical branch, then people would really appreciate you. So and that time that generation was also such कि जो हमें social शाबाशी देगा वो ज़्यादा लेने का chances थे. There were exceptions to it. There were many people those who have done what they like, but that part was really that part of the population was really low. So then we finished our internship. My target was never कि I would like to do something. It was always whatever is served in my plate, better have it, and then we'll think आगे का थोड़ा आगे सोचेंगे. Then during internship I found out कि yes, this is an interesting subject. When you study for entrance exam, and some lectures were conducted, so I've attended them. I've seen some patients in rather most of the other rotations. Like you take up surgery, you take up medicine, you take up orthopedics, you take up any subject, you will find that PSY element is there in each and every person who visits the doctor for some other element. Right. Plus that time वो जो era था तब ना drug trials in psychiatry were also at peak. Okay. Although they have subsided down, maybe that will pick up again. So that was more interesting part. And I met few people. I met some psychiatrists, those who motivated me during internship, during the clinical rotation postings. कि नहीं ये है कि बिना दवाई लिखे भी आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो. The talk therapy, so-called talk therapy in layman's term, there are many technicalities to it, many other aspects to it. So then ठीक है, मैंने सोचा कि एक बार एंट्रेंस दे देते हैं. Once that entrance part is done, then we will think आगे का क्या होगा. Then I got a rank. Then there was a fair chance that I could get psychiatry in some decent medical college, good medical college. Then I met psychiatrists, those who were say 30 years into practice, 20 years into practice, 10 years into practice. Those are doing residency, India, abroad. So different set of population and gathered their view. Okay. So then that gives you a different perspective. Some gave a positive feedback about it, some gave a neutral feedback, but no one really gave a negative feedback. That was अरे यार गलती किया इधर फंस गए. No psychiatrist gave it for sure. Then a psychiatrist suggested why don't you do a observership at some medical college before you take up a seat. Achha. So then I approached KEM, Dr. Shubhangi Parkar, who was then the dean, the professor, and who later on became my professor. And she's the one जिसके वजह से मैं जो हूँ आज हूँ. And the other professors also in the department, definitely I will not forget their contribution. So then I did 1 year observership, 1 month observership with Dr. Shubhangi Parkar. I used to follow her, shadow her everywhere. Okay. And she is a person who really likes student, and especially UG students के साथ she is quite soft, and she is quite helpful, quite approachable, even now. So then फिर तब जाके decision पक्का हो गया. नहीं boss, यही अच्छा है, यही this is the perfect choice, and that's how I landed up at St. GS Medical College and KEM Hospital. And then the story went on. Oh, that's really, really, really interesting. Okay, sir. सर आपको अपने रेसिडेंसी आपने जब शुरू किए तब आपको कोई ऐसी चीज़ याद है एज अ JR1? कोई इंटरेस्टिंग केस आपने जो देखा हो? Many cases. So not ऐसा if you work at a tertiary center में काम करने का मजा ही वही है. हाँ. कि जो बाकी लोग नहीं ट्रीट कर पाते वो वहाँ पे रेफर होता है, या जो क्रिटिकल केसेस, डिफिकल्ट केसेस यू गेट टू सी. सो आई रिकलेक्ट one case where
that the very first day in the ward, and the person got a dissociative spell. जे वो देवी माँ आती है या Okay. फिर द कन्वर्जन स्पेल्स, डिसोसिएटिव स्पेल एक व्यक्ति को आया, एंड देन आवर वार्ड वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, सो द पेशेंट वाज प्लेस्ड इन जनरल मेडिसिन वार्ड, and the general medicine ward was there were 70-80 other patients, and then that was a big time. We had to stabilize that patient, and then we had to take her, we had to talk to her, we had to subside that episode, let the episode get over, and over the period of time that with the therapy sessions and with the medical treatment, the dissociative spell mellowed down, it subsided. And there are many other events, like we have seen in neurology, like we were posted, the neurology department at KEM, they were into the seizure ka surgery, temporal lobe epilepsy surgery unit they have. So we have seen people behaving very weirdly. Once a patient who was having this temporal lobe epilepsy groped a sister in charge at night. Oh my God. Made some inappropriate advances towards her, and we had to really counsel that sister, you know, whatever the behavior this person is having, probably this is the part of that epileptic phenomenon. And post surgery, the same person was really humble and really said, he came back, the relatives told him that you have behaved in an altogether different manner when you were admitted. So the same person was really humble, said sorry to that sister, and the sister also forgave him definitely. So there are many memories where we have seen cases, chronic cases of schizophrenia, chronic cases of bipolar, those who have suffered a lot, maybe due to the stigma, due to lack of treatment, sometimes due to partial treatment. Okay. They're recovering well. They are now stabilized on single or one or two molecules, and they are having a good quality of life now. That's so good, no? Yeah. About psychiatry. This is, You can actually see the patient getting better yeah, over of a course. period of time. Of course. I would want to talk about one thing about being a psychiatrist, is that you must be facing a lot of emotional toll while dealing with patients. Like subah se leke sham tak, you see a lot of, like a spectrum of patients. So does it take an emotional toll on you? Yeah, so this is a very common question that probably every mental health professional faces. See, it is my job. So you have to be empathetic here. Like empathy meaning, like you keep yourself in the person's place who is seeking help, and you come back to your place again and you deliver the solution. You do the problem solving, you do the counseling, you write a prescription, whatever it is. So when you come back to your place, then you won't face this problem. So sympathy and empathy is having a different connotation in psychiatry. Sympathy mein kaisa hai, you get carried away. So sympathy is an emotion which probably a good psychiatrist or a good psychologist, mental health professional should not have. They are empathetic. They listen to people. वो सुनते हैं लोगों को, खुद को उनकी जगह पे रखते हैं, महसूस करते हैं कि इसको क्या हो रहा है. अगर ये एम्पैथी नाम का क्वालिटी आपके पास है, या फिर तो साइकेट्री आपने जरूर पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए. एंड द अदर एस्पेक्ट इज कि माय क्वेश्चन टू द अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स आर कि अभी दिस इज व्हाट माय प्रोफेसर यूज्ड टू से कि अगर मैं OBGY पढ़ रहा होता तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाता? No. Makes sense, huh? Absolutely not. क्या मैं, so it is just like any other, the mental health issues are just like any other physical health or illnesses. It can certain times take a toll when you see some rigid people coming in, and those who are not ready to change or ready to give in, or those who are having some personality disorders or trait. ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा it can be taxing. But if you are a good trained psychiatrist, then you can even deal with that. So you have to definitely follow that work-life balance, and you should know where to limit yourself. You cannot treat everything. So probably if there is a role of a good therapist who needs, and where me as a psychiatrist, I'm not able to deliver that therapy. So might as well let the therapist take over. Okay. बट थेरेपिस्ट को कब इंट्रोड्यूस करना है, दवाई को कब इंट्रोड्यूस करना है, ECT को कब इंट्रोड्यूस करना है, ये क्लिनिकल जजमेंट लेने के लिए यू हैव टू बी अ वंडरफुल साइकियाट्रिस्ट. सो इमोशनली इफ यू लव द सब्जेक्ट, if you do it passionately, then it should not be
big task, and like I said in the very beginning, we have to do these activities which can break the monotony. Right. So like I'm doing today, so if you do this kind of activities and tasks, then it's a rather a very wonderful journey and a very passionate profession to follow. Right, sir. You mentioned in introducing therapists. Yeah. So psychiatrists don't act as a therapist, or there are different people who Yes. look after therapy. Psychiatrists also do therapy. Psychiatrists are also trained, but there are like different sets of therapies. Like you have cognitive behavior therapy, you have rational emotive behavior therapy, you have dialectical behavior therapy, interpersonal therapy. You tell me, and there is a list of therapies. So we broadly label this as counseling or therapy or talk therapy. Right. Or sometimes just गप्पे मारना is also a layman say. की काय डॉक्टर तुम्ही गप्पे मारायचे पैसे घेतात. So it is, so if a person needs a specific therapy, then it is always better to seek the help. Right. Me as a psychiatrist, I can, yes, it's my job and I have to be perfect in the art of psychopharmacology. I'm using the word art of psychopharmacology, and I should know either of the therapy well versed, and I can apply it in a structured manner. But when it comes to applying a different form of therapy in a structured manner, that requires time, that requires expertise. So it is always better to seek, there are people trained in the specific area. Like there are certain people, those are into marital therapy only. They see only marital, they do only marital counseling. Okay. There are certain people, those who deal only the dialectical behavior therapy. So it's better that it's the right of the patient also that they get best of the best treatment. Right. And all these professionals should come together. These services are meant to be comprehensive. We are not competitors of each other. I have to work with occupational therapists, I have to work with therapists, I have to work with special educator, I have to work with neurologist, I have to work with pediatric neurologist and developmental pediatrician sometimes. Right. I have to work with my nursing staff. The nursing staff also gives a valuable inputs when I'm treating a person indoor. So it is always a group exercise, and you have to be ready, you have to be flexible, you have to be ये हमेशा रिसीव करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए इन्फॉर्मेशन. कैसा है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन कैसे पेशेंट के ट्रीटमेंट में बेनिफिट करेगा, ये हम कभी बोल नहीं सकते. दैट सो आई फील वो एक टीम वर्क होगा तो वो पेशेंट के लॉन्ग टर्म आउटकम्स के लिए बेटर है. सही है. हाँ, आजकल मेंटल हेल्थ टॉपिक इज वेरी, इट्स अ हॉट टॉपिक. लाइक most people are facing some or the other mental health issues. Could be काफ़ी common चीज़ें like depression या anxiety issues हो जाती है, work के वजह से हो सकता है या relationships के वजह से हो सकती है. आपको क्या लगता है कितना prevalence है अभी in the youth especially with respect to mental health issues? Very common, very common. अभी आप ही समझ लो कि डेली सोप जो होते हैं सास बहू वाले, उसमें भी अभी साइकेट्रिस्ट दिखने लगे हैं. Yeah. Okay, so because there are many female client patients of mine, those who come and say कि नहीं ना ये serial में ना ये अभी psychiatrist ने इस character को treat किया और वो ठीक हो गया. This is so when you are receiving information, you get your patients teach you. Yeah. So अगर वो दिखने लगा है commonly मीडिया में, सोशल मीडिया में, content wise आप देख लो कि searches क्या हो रहे हैं. Like parenting is something a very hot topic which is searched in, I think it is ranking top 10 in the Google searches. So yes, mental health is quite interesting. It is quite relevant in today's world. Mental health issues are on rise. Being a 21st century illness, it is a chronic illness, so it keeps on recurring also. Waxing waning होता है. So इसमें बढ़ रहा है. To give you the statistics, India is a suicide capital. वर्ल्ड का सुसाइडल कैपिटल है फॉर द एज ग्रुप 15 to 29. वी हैव मैक्सिमम नंबर, आर यूथ आर सफरिंग फ्रॉम लॉट मेनी प्रॉब्लम्स, एंड सुसाइड में 90% ऑफ द पर्सन दोज हु कमिट सुसाइड और दोज हु कंप्लीट सुसाइड, दे हैव अ डायग्नोजेबल साइकेट्रिक कंडीशन. आई मीन टू से क्लिनिकल कंडीशन, आई एम नॉट टॉकिंग, व्हिच कैन बी ट्रीटेड क्लिनिकली. Second, if you look at the evidence, there are papers which say that in 2017 the data was, the prevalence is somewhere around 14-15%. So 14-15% अपना population का is so huge. बराबर. हाँ. It is when it comes to numbers, it is such a huge number. For anxiety का आप ले लो, probably every fourth person
goes through an anxiety, clinical anxiety like a disorder in some or the other phase of his or her life. If you take say a building of 10 flats, a ground plus 4 building of 10 flats, so and if a nuclear family resides in every flat, there is almost a person in every flat. तो आप गिन लो आपके एरिया में कितने फ्लैट हैं, that many number of patient might require help, not necessarily medicine but the other forms of help also. So I have quoted some numbers to you. So here you can understand what is the magnitude of this problem. Right. So अभी ये public health problem बन गया है. जैसे अभी डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वैसे ही एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है. एंड आज के ज़माने में ये ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि ज़रूरतें बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ योर थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर गेटिंग अफेक्टेड. काम की जगह पे ये अच्छा नहीं होगा. सो इट इज़ बेटर दैट we identify them and we develop the resources to cater this huge problem. अभी तो हमारे देश में वो भी एक बड़ा चैलेंज है. Sitting here in a metro city, probably we can see, yes, there are, you Google, you find 10 different mental health professional. जैसे मैंने कहा कि चलो DBT के लिए अलग मिल जाएगा, इधर अपने को CBT के लिए अलग मिल जाएगा, मेडिसिन लिखने के लिए. But many times, let's say you go say 80 kilometers away from the city where we are sitting now, and you will find that no help is available. Right. So this is the magnitude of the problem now. I think, sir, अभी भी वो social stigma still prevails in the minds of people, in spite of having a lot of awareness about mental health. वो एक है कि अगर हम psychiatrist को जाके मिलते हैं तो it could be कि मेरे दोस्त या मेरे family वाले सोचेंगे कि यार इसके साथ ये थोड़ा maybe I should not use the word कि ये पागल है maybe. Yes. तो वो चीज़ मुझे लगता है अभी जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, देयर आर फ्यू एप्स विच प्रोवाइड साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जस्ट ओवर अ क्लिक, यू नो, जहाँ पे वो जाके ऐसे मतलब बात कर सकते हैं उनसे, वो भी एट अ वेरी लो कॉस्ट. सो जो आप बोल रहे थे कि इंटीरियर्स में अभी भी लोग नहीं जा रहे, ये एक चीज़ है जिससे वो हेल्प हो सकता है. दूसरा, व्हाट डू यू थिंक करना चाहिए लोगों, मतलब या गवर्नमेंट को, कि इंटीरियर्स में साइकाइट्रिस्ट जाए? नहीं, सो अभी गवर्नमेंट हैज टेकन डेफिनेटिव स्टेप्स. एक तो हमारा जीडीपी का आई थिंक वी स्पेंड 1.7-1.9% ऑन हेल्थ. राइट. उसमें से सर्टेन अमाउंट विल कम टू मेंटल हेल्थ. ओके. Now government has started mental health helplines है. That project is going on. टेलीमानस एक नाम का प्रोजेक्ट है. वो गूगल करेंगे तो व्यक्तियों को मिल जाता है. या फिर आज गूगल पे भी कोई समझो सुसाइड के तरीके ढूंढता है तो पहले हेल्पलाइंस आ जाती है. सो गूगल हैज ऑल्सो बिकम स्मार्ट. गवर्नमेंट हैज बिकम स्मार्ट. द अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग. साइकेट्रिस्ट की सीट्स जब मैंने शायद रेसिडेंसी ज्वाइन की थी 2010 में, तब 3,500 थी. तो हम कहते थे कि भाई इंडिया में जितने टाइगर्स है शायद उतने साइकेट्रिस्ट रजिस्टर्ड है साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन के साथ. सो दैट वाज द कंपैरिजन देन. एंड यू इमेजिन 3,500, उसमें से भी काफ़ी लोग अब्रॉड निकल जाते थे बिकॉज देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज देयर. एंड सो अभी लाइक आई सेड कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो इंटीरियर्स के हैं उधर भी डिपार्टमेंट डेवलप हो चुके हैं. अभी जो मेरे प्रोबेबली जनरेशन के लोग हैं, दे हैव बिकम एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स, एंड वो अभी अपने लेवल पे वहाँ पे जो प्राइमरी बेसिक सुविधा है ये दे रहे हैं. Okay. And counselors are also there. Like now they are developing the allied staff. Like मैंने बोला counselors, then special educators, social workers, वो सब team develop हो रहा है. So in government setup, organizations things are developing, no doubt about it. लोगों में stigma कम हो रहा है. The reason is कि पहले लोग इसको सिर्फ पागल है क्या या फिर मुझे कोई मैं mental हूँ क्या, this were the terms. नाउ उससे जुड़ा हुआ जो स्टिग्मा है वो कम हो रहा है. द डेरोगेटरी थिंग इज गोइंग डाउन. आई वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस हियर कि आफ्टर फिनिशिंग माई रेसिडेंसी वो हमें गवर्नमेंट बॉन्ड रहता था. वी हैव टू सर्व द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड आई वाज रियली हैप्पी टू वर्क इन गवर्नमेंट. आई नेवर थॉट कि वॉट एवर आई एम डूइंग टुडे ये होगा. सो तब मुझे फॉर्चुनेटली आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एट द सेम
medical college where I did my UG. Okay. MBBS at Government Medical College Meerut. And there the dean, the other department people, they really helped me out. जो भेजते थे. So we developed a ward there. We gave the ECT. We did the very first EEG. The government has the resources, and if there is a political will in the administrator, you can set up. उल्टा लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग जाए वहाँ पे और वो सेटअप करें. So I was there for good 1 year, and वहाँ पे मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैंने जो 3 साल अभी स्किल सीखा है, so वहाँ पे जाने के बाद शायद मेरा स्किल ब्लंट ना हो जाए. वहाँ पे पेशेंट्स आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बट आई टेल यू, लोग इंटीरियर्स से लेकर आते थे लोगों को. मतलब वहाँ से 100 किलोमीटर के डायमीटर से लोग आते थे. वहाँ पे कैसा है कि सर्विसेज नहीं है. एक पेशेंट ठीक हो गया तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से लेकर आते थे. सो अ पेशेंट वाज बॉट फ्रॉम एन आश्रम. Okay. So that person had extradural hemorrhage, and there were some neuropsychiatric sequelae of it. So then we investigated him, we gave some medicine to control the behavior, and we took a neurosurgery opinion. एक neurosurgeon visit करते थे, and वो सब operate होने के बाद, medicine होने के बाद was good. तो मैंने कहा कि भाई जो आपके वहाँ के जो coordinators है, they have, आपको उन्होंने दिशा दिखाया है. So you just pay a regards to from our side कि अगर किसी व्यक्ति को help लगता है, then we are ready to help them out. So in this way we collaborated with the faith healers in that area. Okay. See, now if we negate the role of faith healers, then you are depriving people of help. अरे ये फेथ हीलिंग नहीं, ये कुछ नहीं है, इससे कुछ पेशेंट ठीक नहीं होते. वो लोगों का विश्वास है, लोगों का जो विश्वास है उसको मेरा ये पर्सनल ओपिनियन में वॉइस करना कि मुझे उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना. माई टारगेट इज कि अ पर्सन शुड. देन आई यूज्ड टू गेट अ रेगुलर रेफरल फ्रॉम दैट वन पर्टिकुलर आश्रम दैट वाज देयर इन दैट एरिया, वेयर जो डेस्टिट्यूट्स होते थे वो वहाँ पे रखे जाते हैं. अच्छा, ओके. एंड देन द न्यूज़ स्प्रेड. सो 1-2-3 और डेस्टिट्यूट आश्रम में से लोग आने लगे. फिर हमने उनको मेडिसिन दिया, ट्रीटमेंट दिया. फिर कुछ लोगों को याद आया कि अरे, उसने बोला कि अरे मैं तो मैं वेस्ट बंगाल में इस विलेज से रहने वाला हूँ. सो देन वी सेंट अ लेटर, वी गॉट अ रिप्लाई, एंड दैट पर्सन वाज मिसिंग फॉर 7-8 years. एंड व्हेन द फैमिली came here and when they saw that individual, literally they were ऐसा लाइक कि that is one of the memorable moment I would tell कि they were literally into tears, and even we were into tears कि बाबा with this I could with the treatment and all. बस मैंने उनको ये कहा कि ये प्लीज कंटिन्यू कीजिए. ऐसा एंड ऐसा काम साइकेट्रिस्ट कर रहे हैं. लाइक मैक्सेस से अवार्ड विनर डॉक्टर भारत वाटवानी सर, ही इज हैविंग सच फैसिलिटी एट करजत. If you ever get a chance, you should visit that place where he has united this roadside destitutes. Usually they are disorganized schizophrenia or maybe some other neurological abnormalities with psychiatric symptoms. And once you treat them, then those who have wandered away, so they get back to, you do a kind of social reintegration of that person. True, yeah. So वो काफ़ी impactful रहता है. एंड वो जैसे फिर हॉस्पिटल में पता चल जाता है ना, छोटी जगह में तो जल्दी फैल जाता है कि यार ये ऐसा साइकेट्री वार्ड में, तो नर्सिंग स्टाफ इज आल्सो इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन दैट वार्ड. देन ऑल ऑफ अ सडन सोशल वर्कर विल से नहीं सर हमको आपके साथ काम करना है. सो दैट 1 year वाज रियली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे सब अथॉरिटी मिला. मैं डेफिनेटली मैं टेली कंसल्टेशन से मेरे जो सीनियर्स थे उनका भी ओपिनियन, डिफिकल्ट केस है तो हम उनका भी ओपिनियन लेते थे. So stigma is definitely there. I don't say it has gone completely. Coming back, I'm sorry, I was a bit circumstantial. But stigma है, सब जगह है. वो कम हो रहा है. And people are becoming more aware. And if you are non-judgmental and empathetic, then probably the person will tell you more. And if you devote a good time in the very first session, then your work is done, your job is done. That is right. Okay sir, so अभी जो कॉमन चीज़ है जैसे एंजाइटी डिप्रेशन मैंने बोला था, उसके बारे में आप कुछ बेसिक चीज़ बोल सकते हो क्या ऑडियंस के लिए? यस, अभी डिप्रेशन और एंजाइटी ये बहुत लूजली यूज़ करने वाले टर्म्स हैं. हाँ, मैं हर कोई बोलता है यार मैं सैड हूँ. मेरी बच्ची बोल देती है 4 साल की, मैं सैड हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे. सो
ये लेमैन्स टर्म में यूज होने वाली जो डिप्रेशन है, हम उसे क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं कहते। ओके। आप साइकेट्री के बुक पढ़ोगे, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि अरे ये सब सिम्टम्स मुझ में है। बट इफ यू लुक एट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, क्लिनिकल क्राइटेरिया, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट। सो आपको कोई भी लक्षण दिख रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको उदास लग रहा है, आपको उलझन हो रही है, आपको बदन दर्द हो रहा है, वॉट एवर आई मीन टू से द सोमैटिक इक्विवेलेंट्स, सो ये अगर हो रहा है तो इसमें आपके काम के ऊपर और रिलेशनशिप के ऊपर असर होना चाहिए। द सिम्टम्स आर सो सीवियर एंड सो परसिस्टेंट कि इससे आपके रिलेशनशिप्स, आपके सोशल रिलेशनशिप, आप काम पे जाते थे, काम पे जाना बंद हो गया था, आपके जो फैमिली के प्रति जिम्मेदारी है वो आप नहीं निभा रहे हो, कोई अल्कोहल लेता है और वो इतना लेने लगा है, हर एक अल्कोहलिक को आप अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम या फिर आप उसे अल्कोहलिज्म का लेबल नहीं देंगे। पर जो अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति है, जो समाज के प्रति उसका जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहा है, फैमिली के प्रति नहीं कर रहा है, देन वी से कि नहीं ये कुछ गड़बड़ है, जिसको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, सेम। सो एनी साइकेट्रिक सिम्टम्स, लेट इट बी एंजाइटी, लेट इट बी डिप्रेशन, उससे अगर आपकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो रही कि जिससे आपको फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, जिससे आपको आपके समाज, रिलेशनशिप और आपके काम के ऊपर असर हो रहा है, उसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। 1 सेकेंड, मानसिक बीमारियां, मेंटल डिसऑर्डर्स, हम उसे कहेंगे जो आपके थॉट प्रोसेस, आपकी बिलीफ सिस्टम, मतलब आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं और आपका बिहेवियर, यानी कि आपका बर्ताव, ये तीनों को असर करे। सो एनी सिम्टम विच इज अफेक्टिंग योर थॉट, बिहेवियर एंड इमोशंस is something that needs to be addressed. आपको ऐसा बदलाव किसी व्यक्ति में दिख रहा है तो उसे हेल्प करना जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुसाइड। हमने देखा है, सेलिब्रिटीज में देखा है, हमने स्टूडेंट्स में देखा है, हमने यंग ओल्ड सब एज ग्रुप में देखा है, हमने सीनियर्स, जो लोनली सीनियर सिटीजन है, हमने उनमें भी देखा है। सो एनी पर्सन हु इज वॉइसिंग सुसाइडल आइडिएशन कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ करने की इच्छा हो रही है, आई जस्ट फील लाइक एंडिंग लाइफ, सो ऐसा सुसाइड वर्ड का एस निकलने के पहले हमें उस व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि लोगों को लगता है कि सुसाइड मतलब क्या, ये थ्रेटन ही कर रहा है। हो सकता है इन माई बी फ्यू केसेस दैट कैन बी para-suicide like an attempt, but it is always better to seek help if you see this kind of criteria. ये जो भी, इसे हम clinical anxiety, clinical depression कहेंगे। So ये कैसा है कि समझो आपको फीवर आता है, माइल्ड फीवर है, आपके सिर के ऊपर पट्टी रख के भी फीवर या स्पॉन्जिंग, कोल्ड स्पॉन्जिंग देकर फीवर शायद सबसाइड हो, फीवर थोड़ा और बढ़ता है मॉडरेट, तो आप क्या करोगे, स्पॉन्जिंग विथ पैरासीटामोल का टैबलेट, और फीवर बढ़ने के बाद आप उसे इन्वेस्टिगेट करोगे, उसका कारण ढूंढोगे और एक स्पेसिफिक एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, ऐसा कुछ स्पेसिफिक दवाई दोगे, प्लस स्पॉन्जिंग भी दोगे, प्लस ये भी। सो वो कंफ्यूजन काफी है, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे जोन इन साइकेट्री। क्वांटिफाई नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते ना 1 लीटर हैप्पीनेस हो रहा है, 2 लीटर दुख हो रहा है, ये हम नहीं कर पाते। सो ये हमें क्वांटिफाई बस एक ही चीज में कर पाएंगे, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स, कि मुझे उदासीनता, नैराश्य या फिर उलझन, ये समझो कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे हो रहा है फॉर मोर देन 2 weeks, along with that there are other symptoms, then we classify it as a depression. Okay. So क्वांटिफाई करने के लिए साइकेट्री में सिर्फ ड्यूरेशन है। मेनिया के सिम्टम्स है 1 हफ्ते के लिए, देन वी से इट इज अ मेनिया। बट जो क्वालिटी ऑफ सिम्टम्स है वो जब तक हम पेशेंट का सुन नहीं लेते तब तक वो हमें नहीं समझने वाले। सो दैट्स व्हाई अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल इज नीडेड टू हैंडल इट, एंड ये क्वालिटी ऑफ सिम्टम्स हमें समझना जरूरी है। सो वो डिमार्केट करता है, जैसे कि सीवियर सिम्टम्स, जैसे सीवियर फीवर में हम एंटीबायोटिक देते हैं, वैसे सीवियर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में दवाइयाँ लग सकती है। देन जब मॉडरेट हो जाएंगे तो शायद हम दवाई निकाल के सिर्फ काउंसलिंग पे उसको सेटल कर सकते हैं, और माइल्ड होने के बाद देन मे बी just some coping techniques, some stress management techniques. So depending on the severity, we have to identify and we have to treat. That gives a very, I think when you demarcate and when you give the thumb rules, then it is better for understanding also. वरना ये psychiatric के symptoms बहुत confusing है। हाँ,
सर अगर किसी को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं हम्म, उसको कब मेंटल हेल्थ कोई प्रोफेशनल को कब सीक करना चाहिए? लाइक आई सेड कि उस सिम्टम्स की वजह से अगर उसके काम के ऊपर असर हो रहा है, उसकी रिलेशनशिप के ऊपर असर हो रहा है, उसके थॉट, इमोशन और बिहेवियर के ऊपर असर हो रहा है, एंड सुसाइडल आइडिएशन। सो ये अगर कुछ भी है तो ये हमें जल्द से जल्द हेल्प लेना चाहिए। आई एम यूजिंग द वर्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स because mental health professional is a very wide term. Psychiatrists, psychologists, people offering counseling help, counselors, any of this person can help you out. And उसे फिर एक बार let a third person view it from a third person's perspective. वो जब होगा तो I think एक नॉन जजमेंटल ओपिनियन वहाँ पे आ जाता है। ओके सर। और सर फैमिली एंड फ्रेंड्स का क्या रोल है? एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, what can I do to maybe make him or her feel better? फैमिली का जो रोल है, मैं सिंपल एक शब्द में बोलता हूँ कि आपको शाहरुख खान बनना है, मैं हूं ना। You have to just spread your arms. I cannot do it like in the Shahrukh way. So you have to spread your arms and you have to say कि मैं हूं ना। ठीक है, initially be empathetic. Let us be non-judgmental. Again, I'm using these two words again and again today, but they are really important and significant. कि you have to be on a receiving end in that acute phase. थोड़ा सा submissive होना कोई गलत बात नहीं। आपके प्रियजनों के लिए submissive नहीं होंगे तो बाहर वालों के लिए थोड़ी होना है। सो समझिए कि आपके प्रियजन जो है, जो व्यक्ति जो सफर कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर स्टडीज, एडिक्वेट एविडेंस है उसके ऊपर कि जिस, फॉर एग्जांपल हमारा देश है, यहाँ पे अभी फैमिली वैल्यूज काफी इंटैक्ट है। सो जिन घरों में फैमिली वैल्यूज इंटैक्ट है वहाँ पे रिकवरी अच्छी है। सो बट ये भी देखा जाता है कि बहुत बार कोई फैमिलीज एकदम ओवर प्रोटेक्टिव मोड में चली जाती है या कभी कभी एकदम क्रिटिकल मोड में चली जाती है। अरे काय नहीं, ये तो नाटक कर रहे हैं, अरे ना इसको अभी है ना गंभीर कुछ तो हो गया, अभी इसको ना ये काम मत करने दो, इससे ना हाँ सब हाथ में दे दो। सो एकदम एक्सट्रीम में नहीं जाना है। आप एकदम ओवर क्रिटिकल भी नहीं होना है, ओवर इन्वॉल्व भी नहीं होना है। जैसे बाकी बीमारियों में हम कैसे करते हैं, जैसे बुखार होता है, जब एक्यूट फेज है तो हम वो स्टेबिलाइजेशन होने तक में भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, बट उसके बाद वी री इंटीग्रेट। सो फैमिली मेंबर का रोल सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो एक, दे आर लाइक सेकंड थेरेपिस्ट टू द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल इलनेस। मतलब केयर गिवर बर्डन के ऊपर काफी कुछ लिटरेचर हम हमेशा कोई भी स्टडी में बनाते हैं, जैसे डिमेंशिया हो गया, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। सो फैमिली मेंबर को भी हमें काउंसिल करना पड़ता है बहुत बार कि नहीं अभी आपको भी रेस्ट का जरूरत है। सो कभी कभी ये फैमिली मेंबर का सपोर्ट, फैमिली मेंबर का प्यार, फैमिली मेंबर का साइको एजुकेशन करना भी जरूरी है कि भाई आप सिम्टम्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, तो व्यक्ति स्विच करता है डिप्रेशन से मेनिया में, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि तो फैमिली मेंबर डेफिनेटली प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज अ थेरेपिस्ट हम 24 घंटा उनके साथ तो नहीं रह सकते। जो रहता है वो घर का सदस्य रहता है, और वो अगर किसी एक्सट्रीम मोड में चले जाए तो पेशेंट का रिकवरी लिटरली हैम्पर होता है। दो पेशेंट को आप सेम दवाई दो, सेम उनका इलनेस है, सेम दवाई दे रहे हैं, सेम रिकवरी है, बट जिसमें फैमिली सपोर्ट अच्छा है वो शायद अच्छा रिकवर कर जाए। एंड दवाई देना इजी चीज़ है, सिम्टम्स को कंट्रोल करना इजी चीज़ है, बट सबसे मुश्किल टास्क तो वही है बाद में जो रीइंटीग्रेशन मैंने कहा। रीइंटीग्रेशन वर्ड भी मैंने इसके पहले यूज़ किया कि जो समाज के प्रवाह से वो व्यक्ति मानसिक बीमारी की वजह से पीछे हट गया है या बाजू में आ गया, उसको फिर से उस प्रवाह में लाने के लिए उसका वोकेशनल रिहेबिलिटेशन जरूरी है, उसका सोशल स्किल्स बढ़ाना जरूरी है, उसको फिर से वो कॉन्फिडेंस दिलाना जरूरी है, उसे फिर से बहुत बार बेसिक चीज़ जैसे ग्रूमिंग से चीज़ें सिखानी पड़ती है। सो एक्यूट फेज मैनेजमेंट कैन बी मोर सेटिस्फाइंग, बट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन वो ज़्यादा कभी कभी हमें डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल अभी एडिक्ट्स है, अल्कोहल एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट्स, उनका विड्रॉल सिम्टम्स हम ट्रीट कर लेंगे, शरीर से नशे का पदार्थ निकाल देंगे जिससे शरीर को फिर से तकलीफ ना हो, बट फिर से वो नशा ना ले, इसके लिए घर के सदस्यों ने उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए,
इसके इंडिपेंडेंट सेशंस हर एक डी एडिक्शन सेंटर में चलते हैं। और पोस्ट रिकवरी जब व्यक्ति घर जाता है तो फॉलोअप भी लिया जाता है, सिर्फ पेशेंट के साथ ही नहीं बल्कि उसके बाकी सदस्यों के साथ कि अभी कैसे चल रहा है। ओके। सो फैमिली जो डायनामिक्स है वो काफ़ी एक मजबूत उसका एक रिलेशनशिप है पेशेंट की रिकवरी में। सो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी ये देख रहे हैं फैमिली मेम्बर्स में, इनको एक सलाह दूंगा कि आपकी सपोर्ट और आपका प्यार, आपका स्नेह ये बहुत ज़रूरी है उस व्यक्ति के रिकवरी के लिए। और इसके लिए हर जगह सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, हर जगह डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट गाइडेंस के लिए अवेलेबल है। सो प्लीज़ इन सुविधाओं का आप यूज़ कीजिए ताकि आपको भी केयर गिवर बर्डन कम आए और पेशेंट का जो आपका जो व्यक्ति है उसका रिकवरी जल्दी हो। सर कोई लोगों को थेरेपी ये नाम से डर लगता है. It feels intimidating for them. Yes. So how do they start with therapy? Yes. So I'll share a very small my observation. So there is like every clinic has some CCTV camera. वो एक एंट्रेंस पे CCTV कैमरा है. मैं बहुत बार देखता हूँ लोगों को, लोग क्लिनिक तक आते हैं और क्लिनिक के अंदर बाहर करते रहते हैं. Once in a month तो ऐसा होता है. Seriously, this is something I'm sharing on social media today, but ऐसा होता है. So it can be intimidating for some of them. So ये तो उस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का स्किल है कि वो कितना उसे सबमिसिवली या कितना नॉन जजमेंटल होकर देखता है, एंड उसके लिसनिंग स्किल्स कितने बेहतर है. सो लोगों को अभी देयर इज अ कॉमन कंफ्यूजन कि लोगों को ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल और काउंसलिंग स्किल्स ये एक है. वैसा नहीं है. सो वो जो पर्सन उसे रिसीव कर रहा है, आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हो और कोई आपको वार्मली रिसीव करता है, सो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा. सो थेरेपी करने से पहले आप थेरेपिस्ट कौन सा चूज कर रहे हो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकियाट्रिस्ट कौन सा चूज कर रहे हो, ये डेफिनेटली मैटर करता है. अभी आजकल तो आप लोगों के पास माध्यम है रिव्यूज़ के पढ़ने के लिए या फिर वर्ड ऑफ माउथ लोगों को पता चलता है. सो बेटर आप समझो ये इन माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं. सेकंड कि व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी प्रकार का एप्रीहेंशन है, सो लेट इट बी कि वो जाए उस थेरेपिस्ट के पास कुछ एजेंडा लेकर जाए कि समझो मुझे आई हैव 10 सेट्स ऑफ प्रॉब्लम, बट वो मैं एक साथ सब प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकता या नहीं सॉल्व कर सकती. सो यू मेक अ लिस्ट ऑफ द एरियाज वेयर यू वुड लाइक टू वर्क अपॉन. सबसे तकलीफ देने वाला, सबसे चिंताजनक कौन सा आपका जो पूरा एनर्जी, साइकिक एनर्जी खा जाता है, ऐसा कौन सा एरिया है. यू गो विथ वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम. आप एक चीज़ एक बार करोगे तो आई थिंक आपको एफर्ट्स अच्छा आएंगे, एंड देन वो एक कंफर्ट आता है व्यक्ति के साथ. अगर 2 या 3 सेशन में आपको लगता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि शायद थेरेपिस्ट का और इस व्यक्ति का फ्रीक्वेंसी मैच ना हो, या फिर उनमें शायद एक जनरेशन गैप भी हो सकता है, या फिर उस व्यक्ति को शायद किसी और, जैसे मैंने कहा कि और कोई स्पेशलाइज्ड थेरेपी का जरूरत हो सकता है. चेंज द थेरेपिस्ट एंड यू कैन डिस्कस इट ओपनली विथ योर थेरेपिस्ट. सो जैसे सेकंड ओपिनियन होता है, कैंसर सर्जरीज में हम कहते हैं सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं. सो बहुत बार साइकियाट्रिस्ट, अभी मेरे जो साइकियाट्रिस्ट दोस्त है बाकी, मैं उनके पास एक बार बोल देता हूँ कि भाई मे बी ना हमारा कुछ मिस आउट हो रहा है. सो अगर थेरेपिस्ट भी सोचे कि ये पेशेंट के इंटरेस्ट में है, अल्टीमेटली योर गोल एज अ डॉक्टर इज कि द पेशेंट्स लाइफ शुड इम्प्रूव, द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड इम्प्रूव. सो इट इज़ बोथ वे. वो इंटिमिडेटिंग जो प्रोसेस है उसको कम करने के लिए कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स है, कुछ डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर्स है. आई थिंक दोनों को हैंडल करेंगे तो वी कैन मेक दैट थेरेपी प्रोसेस अ स्मूदर वन एंड a really therapeutic one. Right, sir. Yeah. Sir, one more question that everyone has is कि समझो मुझे कोई mental health issue है, तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ेगी क्या? कि will it get better with only therapy sessions? तो वो कब पता चलता है? दवाई हर एक केस में लेना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है. दवाई जैसे मैंने कहा कि
अभी होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स if there is delay when the symptoms become chronic and when the symptoms are affecting or causing socio-occupational impairment, then the role of medicine is there, no doubt about it. But अगर कोई प्राइमरी स्टेज में आता है, जल्दी आ जाता है, so then with counseling also or with the talk therapy also things can be resolved. So it is better that a clinician decide. Psychiatrist is a clinician. So this is what this is the practice that I follow at my place, at the institute where I practice. कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है डिपार्टमेंट में, तो हम उसका पहले पूरा डिटेल हिस्ट्री लेते हैं. एक हिस्ट्री टेकिंग को शायद कभी 20 से 40 मिनट तक का समय लग सकता है. उसमें अभी जो उसके सिम्टम्स, पास्ट हिस्ट्री, उसका फैमिली हिस्ट्री, उसका बचपन, उसका कॉलेज, उसकी मैरिड लाइफ, एक बर्ड्स आई व्यू काफ़ी सारी चीज़ों पर, उसका व्यक्तित्व, इसके बारे में जानकारी लेते हैं. फिर उसका बिहेवियर कैसा है, उसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहा जाता है. वो एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपके फिजिकल एग्जामिनेशन जैसा है. जैसे सर्दी बुखार में आपको स्टेथो लगाते हैं डॉक्टर, वैसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हिस्ट्री टेकिंग में ही शुरू होता है और कुछ सवाल जवाब हिस्ट्री होने के बाद डॉक्टर्स पूछते हैं. सो वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होने के बाद एक समरी करते हैं हम सब फाइंडिंग्स का, and then we reach a diagnosis. So this is just like any other medical disorder. जहाँ पे you see a set of symptoms, then वो set of symptoms का एक syndrome बनता है, then उसका एक diagnosis बनता है, then उसका एक severity बनता है, and severity के अनुसार फिर treatment decide होता है. कोई अगर बहुत गंभीर symptom लेकर आता है, आप उसको ICU में भी admit कर सकते हो. कोई गंभीर symptom है तो उसको तुरंत सर्जरी भी लग सकता है. समझो चेस्ट पेन है, सो कभी कभी वो चेस्ट पेन को हम इग्नोर नहीं कर सकते. सीवियर है, आपको ईसीजी में चेंजेस दिख रहे हैं, आपको स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो आप तुरंत भी उसको स्टेंटिंग के लिए ले सकते हो. सो सिमिलरली यहाँ पर अगर कोई किसी को बहुत गंभीर सिम्टम्स है, तो उसमें मेडिसिन के अलावा तो ऑप्शन है नहीं. फिर लेट द क्लिनिशियन, वो साइकेट्रिस्ट एक क्लिनिशियन है, जैसे एमडी फिजिशियन होते हैं, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट. सो दैट क्लिनिशियंस जॉब इज टू डिसाइड कि ये कौन से सिंड्रोम में आ रहा है, कौन सा डायग्नोसिस है, कितना सीवियरिटी है. बेस्ड ऑन द सीवियरिटी फिर उसे मेडिसिन लगेगा, उसे कोई और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी लग सकता है, या काउंसलिंग लगेगा, या दोनों लगेगा. और कौन सा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कब इंट्रोड्यूस करना है. बहुत बार ग्रुप थेरेपी बताते हैं कि अभी समझो रिलेशनल प्रॉब्लम्स है, सो देर आर ग्रुप्स वेयर दे कम टुगेदर, दे डिस्कस. अभी मैरिटल प्रॉब्लम लेकर आए तो हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स चल रहा है, या हस्बैंड वाइफ में मैरिटल डिस्कॉर्ड है, और अगर वो अपना अपना काम में वो पूरी तरह सक्षम तरीके से वो कर पा रहे हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि ये डिप्रेशन, क्लिनिकल एंजाइटी तक ये सीवियरिटी है, वाई प्रिस्क्राइब मेडिसिन. सो ये धारणाएं है, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग साइकेट्रिस्ट के पास गए ना, ये नींद का दवाई बराबर चिपकाएंगे. आई एम पर्पसफुली यूजिंग दिस वर्ड चिपकाएंगे, बट दैट इज नॉट द केस. नींद का दवाई अभी कोई नहीं लिखता. नींद का साइड इफेक्ट कुछ दवाई से हो सकता है. नींद की दवाई चली भी तो वो कुछ हफ्तों तक या कुछ दिनों तक देते हैं, ताकि आपके सिम्टम्स जल्दी सेटल हो जाए. दवाई से मैं मानता हूँ कि साइड इफेक्ट कभी कभी हो सकते हैं, बट यू डिस्कस इट विथ योर साइकेट्रिस्ट, एंड डेफिनेटली ये दवाइयाँ जो है दे आर मेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स. वो आपको हार्म करने के लिए नहीं बनी है. कभी कभी कोई लोगों में ये लंबे समय तक चल सकती है, कभी कभी ये जल्दी ख़त्म होती है. थंब रूल इज 1 मेजर एपिसोड 1 year ऑफ मेडिसिन, 2 मेजर एपिसोड लाइक साइकोसिस, मेनिक एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड. मैं एक जनरल थंब रूल दे रहा हूँ. सो देन 2 or more एपिसोड्स 3 साल तक. बट ये टेपर हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है. एंड अभी नई दवाइयाँ ज़्यादा स्पेसिफिक है, 1 या 2 मॉलिक्यूल में काम हो जाते हैं. आप हमारे ओपीडी में कभी आएंगे और देखेंगे बाहर बैठे हुए लोग, तो लगेगा भी नहीं यार इन्हें कोई दवाई चल रही है. सो दिस इज द कॉमन डिस्कशन दैट दे हैव व्हेन दे आर सिटिंग इन द ओपीडी. सो जो एक कॉमन परसेप्शन है कि इससे कुछ मेरे दिमाग को डैमेज होगा, मुझे ज़ॉम्बी जैसा कुछ फीलिंग आएगा, ऐसा नहीं है. So there are many, what I say कि there are many factors based on which the decision will be, the clinician will arrive at a decision
कि मेडिसिन देना है या थेरेपी देना है या दोनों देना है. So it's a very that decision making, the clinical process is very complicated because there are many multifactorial reasons for it. So वो diagnosis अगर हो जाता है then treatment करना easy काम है. So उसके अनुसार थेरेपी देना है या दवाई देना है हम डिसाइड करेंगे. ओके सर, अभी हम एज ग्रुप वाइज मेंटल हेल्थ इश्यूज को कवर करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग विद चिल्ड्रन जो है. सो मेरे दिमाग में ऐसा एक बीच में आया था, आजकल जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो नॉर्मली अपने बच्चों को क्रैश में डालते हैं या किसी के पास छोड़ देते हैं. जो एज में उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है या सीखना चाहिए विद एन अडल्ट बेसिकली, जो उनको समझाए कि हाँ ऐसा ग्रोथ होना चाहिए मेंटली एक बच्चे का, वो आई डोंट थिंक क्रैश में इतना उसको केटर करा जाता है. सो आपको लगता है कि कोई मेंटल हेल्थ इशू वहाँ से स्टेम आउट होता है क्या, अगर कोई बच्चा नेग्लेक्टेड है ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस जहाँ पे उसको सीखना चाहिए या वो इमोशनल बॉन्डिंग रहनी चाहिए पेरेंट्स के साथ? जो अभी एवरीथिंग कम, देयर इज अ थियरी नोन एज अटैचमेंट थियरी. अटैचमेंट थियरी में ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक उसको वो बॉन्डिंग, वो केयर, एक नरिशमेंट वो मिले अपने मदर से, पेरेंट से. एट द सेम टाइम आफ्टर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप वो डिसोसिएशन भी, ट्रांजिशन होना चाहिए. डिसोसिएशन से बेटर वर्ड इज ट्रांजिशन. एंड देन द पर्सन बिकम्स इंडिपेंडेंट. सो स्लोली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर given over. We are passing on the torch of responsibility to the next generation. Yes. So it is a process and that has to be done. But कैसा है कि जो ब्रेन है वो इनिशियल ईयर में डेवलपिंग है. सो ये अटैचमेंट इश्यूज होते हैं बहुत बच्चों को, सेपरेशन एंजाइटी, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉब्लम. देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स. बहुत सारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ये न्यूरो डेवलपमेंटल है नेचर में. सो सिर्फ हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते. ओके. सो पहली बात तो जेनेटिक्स दे प्ले अ रोल कुछ हद तक, कि अगर दोनों पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना ज़्यादा है. ओके. नेक्स्ट जनरेशन. देन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि दो बच्चे हैं दोनों, अभी देयर आर ट्विन स्टडीज डन ओवर दिस थिंग एंड द लिटरेचर इज अगेन अवेलेबल. आई विल नॉट कोट इट. सो उसमें फिर बच्चों को एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है. सो सिंपल सी बात है कि 10th स्टैंडर्ड में हर साल 30% बच्चे समझो फेल होते, तो समझो 10 लाख में से 3 लाख हुए, तो 3 ही सुसाइड क्यों करते हैं? सो द सेकेंड फैक्टर इज, फर्स्ट इज जेनेटिक, द सेकेंड इज एक्सटर्नल फैक्टर. थर्ड उस व्यक्ति से जुड़े हुए फैक्टर, वो जैसे ग्रो अप कर रहा है तो वो क्या एसिमिलेट कर रहा है, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस को कैसे देखता है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्रॉमा को ट्रॉमाटाइज कर देते हैं, और कुछ बच्चे जो ट्रॉमा को ओवरकम करके बेहतर इंसान बन जाते हैं. एंड फिर से जब लाइफ में वो चैलेंजेस फेस करेंगे तो हाउ दे परपेचुएटली वो प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं. चैलेंजेस तो वही बार बार आते रहते हैं ना. समझो पहला एग्जाम था, उसने एक तरीके से हैंडल किया, तो जिस समझो उसने अच्छा एसिमुलेट किया, उसने उसको अच्छा प्रोसेस किया, तो अगले एग्जाम में वो और बेहतर तरीके से फेस. सो वो इंडिविजुअल फैक्टर्स भी दे प्ले अ रोल. सो एंड इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, वो कोई सिंगल प्रोसेस नहीं है. सो व्हाट वी नाउअडेज वी ब्लेम इट ऑन टू ओनली सोशल मीडिया, कि भाई ये सिर्फ यूट्यूब ही देखता रहता है. यस, आई डू अग्री, देयर आर डायग्नोसिस फॉर दैट. इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर है, या फिर ये सोशल एंग्जाइटी है, या फिर ADHD is something which nowadays is very in thing, and now everybody wants to get them. This is a very fancy thing. This is the only thing in psychiatry which is probably not having any stigma associated nowadays, thanks to social media. But ऐसा नहीं है. There are many factors which are playing role. So we have, it is some, that's why we go into a detailed history taking. One, the other question that you ask, what are the जो commonly बच्चों में जो problems होते हैं. So there are developmental problems also. Autism hai. Now as early as 3 to 4 years also we diagnose autism. We identify the symptoms, we do the screening test, and a trained child psychiatrist can definitely do the early interventions so that the after effects are less. Then we have ADHD. ADHD is a very common thing, but again some people say that it is overly diagnosed
But if you apply the DSM criteria very well, if you do the screening test, if you do the psychometric test well, then you can treat it. ADHD के साथ साथ IQ related issues है, then dyslexia है, then you have your other childhood depression, bipolar, ये भी entities exist करती है, but इसके लिए बहुत expertise चाहिए diagnose करने के लिए. Okay. And usually they are seen in more adolescent age groups. So हर एक जो toddlers के अलग problems है. Many of them are normal developmental milestones, but they are looked upon like a problem because it might interfere with the parents का routine. Okay. So plus nowadays social media use, screen time excess, this is an independent issues. So diagnosable conditions है, उसके साथ ये comorbid conditions है, and which is predominant for textbook purpose. उसका एक अलग अलग चैप्टर है, बट रियल लाइफ में जब हम किसी व्यक्ति को देखते तो ओवरलैपिंग बहुत सिम्टम्स होते हैं. सो अगेन दैट रिक्वायर्स अ डिटेल हिस्ट्री टेकिंग, असेसमेंट, फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स, अ टीम वर्क टू वर्क अपॉन. व्हेन वी डू दैट देन वी कैन प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस. ADHD इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. सो जो 6 साल के बाद भी आपको ADHD सिम्टम्स दिख रहे हैं बच्चों में, 2 अलग अलग सेटिंग्स में दिख रहे हैं, जैसे घर ट्यूशन, स्कूल घर ट्यूशन. सिर्फ एक जगह में ADHD सिम्टम रिपोर्ट करके हम उसे ADHD डायग्नोज नहीं करेंगे. ओके. सो अलग अलग सिनेरियोज में वो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं. सिग्निफिकेंट है कि उस बच्चे का पढ़ाई के ऊपर उसका असर हो रहा है, बिहेवियर के ऊपर असर हो रहा है. देन वी ट्रीट इट विद अ टीम ऑफ कोर्स, नॉट ओनली मेडिकेशन. सो जब ट्रीट कर रहे हैं तो सिम्टम्स डेफिनेटली कम करेंगे. सो हम क्या सिर्फ ADHD ट्रीट कर रहे हैं? नहीं. ADHD के जो बड़े होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि ADHD वाले जो बच्चे हैं वो आगे चल के उन्हें बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है. वो हम ट्रीट कर रहे हैं. नशे की तरफ जाने की जो संभावना है वो उनमें ज़्यादा है, तो वो हम ट्रीट कर रहे हैं. थोड़े एंटी सोशल ट्रेट्स जो हम कहते हैं वो उनमें बड़े होके आने की संभावना ज़्यादा है, वो हम ट्रीट कर रहे हैं. सो हर एक बच्चों में भी जो एज ग्रुप है, टॉडलर, एडोलेसेंट्स, किड्स, हर एक 3 से 5, 3 से 6, 6 से 9, 12 से 18, डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं. एंड उसमें नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ये इसमें ग्रे जोन काफ़ी है. सो वो हमेशा ओवरलैपिंग सिम्टम्स को डिसेक्ट करना पड़ता है, लाइक यू डू द डिसेक्शन इन एनाटॉमी और एनी सर्जरी. And when you dissect it, you find the predominant one, and you treat the comorbid one. Then you are giving a good quality of life to the parent as well as kid. Nowadays, parents को सबसे easy चीज़ ये मिल गई है to distract a child while making them eat food or something is YouTube पे लगाओ, कुछ रील देखेंगे या तो कुछ देखेंगे वो लोग, ठीक है. आपको लगता है वो चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहिए बच्चों में इतनी अर्ली एज में? नहीं, ऐसी गाइडलाइंस दी गई है. इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, वर्ल्ड सोसाइटीज है सबकी, सबने गाइडलाइंस दी है. उसमें जो एज ग्रुप अनुसार स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए वो डिफाइंड है. स्क्रीन में क्या कंटेंट दिखाना चाहिए ये भी डिफाइंड है. सो जैसे पहले होता था कि आप सिनेमा में रेटिंग्स देखते थे, यूनिवर्सल एडल्ट एंड एडल्ट. सो वैसे अभी बच्चों में भी स्क्रीन टाइम के, पर जितना आइडियली स्क्रीन टाइम ना हो तो बेहतर है. मैक्सिमम दिन में 1 घंटा रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम हो सकता है. जैसे हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, सो हम भी आईपैड, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ नॉन रिक्रिएशनल, वो हमारे वर्क के लिए. राइट. जो कोविड के समय में भी बच्चों को सब ऑनलाइन काम करना पड़ता था, बट अगर उस किस्म का काम है तो देन यू हैव टू डेफिनेटली टेक सम प्रिकॉशंस कि बीच बीच में आपके पल के झपके या फिर बीच बीच में ब्रेक दे, ताकि वो स्क्रीन टाइम को हम ब्रेक मिले. बट जो 3 घंटे के ऊपर अगर आपका दिन का स्क्रीन टाइम जा रहा है, देन डेफिनेटली रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम 3 घंटे के ऊपर, तो आपको मदद की ज़रूरत है. So it is better that a person gets assessed. And most common cause for increased screen time, let it be kids, adolescents or adults, is ADHD. Oh. Yeah, ADHD has to be ruled out if you are seeing a person who is coming with the complaints of excessive screen time, excessive mobile use, excessive this thing. So ADHD is a very common thing. And बहुत बार बच्चों में वो मिस आउट हो जाता है, तो एडल्ट
एज में भी ADHD दिखता है, बट वो हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव वाला ADHD नहीं है, वो इन अटेंशन कंपोनेंट जिनको है वो ADD है, अटेंशन डेफिसिट अटेंशन हाइपर एक्टिविटी। सो अटेंशन डेफिसिट वाला जो ADHD है वो हमें रूल आउट करना है, वो तो इट इज़ बेटर। एंड उसके लिए भी सेम है, इट इज़ जस्ट लाइक जैसे कि कोई नशा कर रहा है, सो इट इज़ लाइक अ बिहेवियरल एडिक्शन, बस वो दारू की बोतल या नशे की जगह मोबाइल, सोशल मीडिया, स्क्रीन ने ले लिया है। So it is as simple as that. Appears simple, but the recovery is a difficult path. But ठीक है, if उसने सही वक्त पर वो व्यक्ति मदद लेता है तो can come out of it. Okay. So अगर बच्चों को देना ही है, but inevitable हो गया है कि तो कुछ समय का, जैसे मैंने कहा 1 घंटे का एक्सपोजर है, तो थोड़ा थोड़ा ग्रेडेड एक्सपोजर आप दे सकते हो। उसमें एजुकेशनल कंटेंट अभी अवेलेबल है, टीचिंग वीडियोस अवेलेबल हैं, सो मे बी दैट कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूशन। इनिशियली डायरेक्ट वीन ऑफ करने से बेहतर ये है कि आपको सिंपल सा एग्जांपल हमारे टीचर्स देते थे कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, सो दूध पीना ही चाहिए, अगर अथॉरिटेटिव है पेरेंट तो बच्चा नहीं पीता। हाँ, सो एकदम हमने ऑप्शन दिया कि भाई ठीक है, ये हॉट चॉकलेट है, ये बॉर्नविटा है, ये हॉर्लिक्स है, या फिर और कोई एनर्जी ड्रिंक है, यू कैन टेक अ चॉइस, बट लेना है। देन द पॉसिबिलिटी दैट वो बच्चा दूध पीगा ये बढ़ जाएगा। सो आप अगर एकदम फुल स्टॉप करोगे तो वो शायद बच्चा नहीं मानेगा, बट आप उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन दोगे तो मानेगा। ओबेसिटी में अगर आप अचानक से सब शुगर बंद तो वो अलग विड्रॉल सिम्टम देता है। राइट, सब्स्टिट्यूट करने बोलते हैं पहले जो डाइटिशियंस है कि भाई मीठा मत खाओ, हनी खाओ, डेट सिरप खाओ थोड़ा, सो दैट सब्स्टिट्यूशन कैन हेल्प। आई थिंक जो पेरेंट्स बच्चों के सुन रहे होंगे उनके लिए आई थिंक द सब्स्टिट्यूशन विथ थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट एंड अ लिमिटेड ग्रेडेड एक्सपोजर, आई थिंक नॉट मोर देन 1 hour इन अ डे विल हेल्प। Okay. So moving on to teenage and young adults. सबसे common चीज़ जो वो face करते हैं breakups. उसमें वो अब कितना उसको ड्रामेटाइज करते हैं या क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, बट अगर सीरियस ब्रेकअप किसी का होता है कि हाँ वो आई हैव हर्ड दिस ड्यूरिंग माई पोस्टिंग्स कि वो हमारी जो मैम थी वो बोलती थी कि जब हार्ट ब्रेक होता है दैट इज़ द मोस्ट सबसे ज़्यादा दर्द, बॉडी फिजिकल दर्द इज़ व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक। ट्रू। सो सर आप कोई कोपिंग बता सकते हो वेज टू कोप विद अ ब्रेकअप? देखिए ये जो लव रिलेशनशिप है, आई विल बी जेंडर न्यूट्रल हियर, दो व्यक्तियों में जब लव रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे लव रिलेशनशिप बाकी रिलेशनशिप से अलग क्यों है, यहाँ पे शेयरिंग केयरिंग है। जैसे आप स्टूडेंट हो, आप दिन भर काम करते हो, या फिर 2 व्यक्ति है जो दिन भर काम करे, शाम में मिलते हैं, यार मेरे साथ ये हुआ, यार मुझे इसने परेशान किया, अरे हाँ मुझे प्रमोशन मिला, हाँ मुझे ना ये मेरा प्रोजेक्ट सक्सेस। दैट शेयरिंग केयरिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। Yes, there are other things, emotional attachment, social definition, physical relationship, ये सब फलाना है। क्या होता है कि रिलेशनशिप बनता कैसे है ये पहले हम समझते हैं। सो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बट क्या होता है कि अचानक कोई एक व्यक्ति के साथ ही आपका कनेक्शन क्लिक होता है, आपका एक ब्लूप्रिंट आपके माइंड में बनता है जैसे आप बड़े होते हो। पहले बोलते थे ना सपनों का राजकुमार एंड सपनों की राजकुमारी काइंड ऑफ, सो दैट आई लुक अपॉन एज अ ब्लूप्रिंट कि जैसे आप ग्रो हो रहे हो तो आपको क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए आपके पार्टनर में। राइट, हाँ। कोई बोलता है लव एट फर्स्ट साइट, उसको सब एक्सटर्नल फैक्टर अच्छा लगता है। कोई बोलता है नहीं कि नहीं माय एजुकेशनल स्टेटस शुड मैच विथ हर एजुकेशनल स्टेटस, डॉक्टर से शादी करता है। कोई बोलते हैं नहीं पार्टी ना तगड़ा चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं मेरे को सब चाहिए। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम कॉमन वर्बैटिम्स में जो लोग कहते हैं। सो बेसिकली इट इज नथिंग बट द एट्रीब्यूट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, एंड देयर आर मेनी एट्रीब्यूट्स एंड इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा है। अचानक कोई तो आता है, एंड वो यूजुअली वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है ना, जब
ऑक्सीटोसिन आपके शरीर में ज़्यादा है, लव हार्मोन है, आपके हार्मोनल चेंजेस है, आपको अपना आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना है. सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. प्यार में क्या कहते हैं, प्यार होना, प्यार में गिरना वगैरह मैं यूज़ नहीं करूँगा. प्यार होना, प्यार की प्रोसेस से जाना, ये नेचुरल प्रोसेस है. और कभी कभी हर एक का प्यार सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो वो भी प्रोसेस. सो ये एट्रीब्यूट दूर से लगता है कि अरे यार ये मैच हो रहा है अपना और इसका. फिर नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मैसेज आने लगते हैं, फिर लॉन्ग चैट्स चालू होती हैं, फिर रात में भी बातें, फिर मिलना, फिर ये वो फलाना फलाना, फिर नज़दीक आते हैं. नज़दीक आने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है अरे दूर से जो मैचिंग हो रहा था ये मैच नहीं हो रहा है अभी. हाँ बराबर. हाँ है ना. सो आजकल तो लिव इन वगैरह भी रहते, तो फिर वो दो व्यक्ति कंपेटेबल है कि नहीं वो तो समझने के लिए और ज़्यादा दो व्यक्तियों को. सो अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो देन थिंग्स डोंट वर्क आउट. थोड़ा बहुत मिसमैच है तो लोग फ्लेक्सिबली अडेप्ट कर लेंगे एक दूसरे को. पर बहुत ज़्यादा मिसमैच है तो वो हर एक व्यक्ति से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि अरे यार यहाँ पे हम तू एडजस्ट कर ले, अडेप्ट कर ले. सो उसमें काफ़ी एट्रीब्यूट्स है ना. मतलब सोशो इकोनॉमिक एट्रीब्यूट है, बचपन की आदतें हैं, या फिर समझो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है. सो अभी कैसे कि इंडिया में जो अरेंज मैरिज सिस्टम चलता आ रहा है उसमें थोड़ा पीपल यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस एट्रीब्यूट्स बिफोर. राइट. सो ब्रेकअप इज नथिंग बट कि दूर से जो ब्लूप्रिंट मैच हो रहा था वो नज़दीक आकर अभी नहीं हो रहा है. वेस्टर्न कंट्रीज में उसे डेटिंग कहते हैं. सो इट इज़ अ प्रोसेस कि भाई और यू हैव एज अ ह्यूमन बीइंग आप गलती कर सकते हो. अभी होता क्या है ब्रेकअप जब होता है तो एक तो मैंने कहा कि शेयरिंग केयरिंग बंद हो जाता है. सो कहाँ पे वेंट आउट करोगे. वन. सेकेंड कि मैंने उस व्यक्ति को चॉइस किया था, गलती हो गई. मैं गलती नहीं कर सकता. यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो वो एक कॉन्फ्लिक्ट चलने लगता है. सो गलतियां हो सकती है, मिसमैच हो सकते हैं. हर एक रिलेशनशिप से हम कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं. यू हैव टू चेरिश दैट. ठीक है, जो कभी ना कभी आपने उस व्यक्ति को प्यार किया था. सो अभी ब्रेकअप होने के बाद अचानक उस व्यक्ति के बारे में अरे वो ऐसा ही है, वो ऐसी ही है, वो हाउ कैन यू डू दैट. सो लेट इट बी अ पीसफुल प्रोसेस. लेट गो. जिस व्यक्ति को आपने कभी तो प्यार किया था उसके रिस्पेक्ट में उसको लेट गो कर. सो ब्रेकअप में ये ब्लूप्रिंट वाला मैं एग्जांपल सबको देता हूँ ताकि ये थोड़ा अपील करता है. अभी जो मैंने कहा कि शेयरिंग केयरिंग अचानक ब्रेकअप हो गया तो वैक्यूम आ गया. आपके पास 24 घंटा टाइम था. इस व्यक्ति को आपकी पहली लाइफ में समझो कोई व्यक्ति आ रहा है प्यार में होने के पहले, 24 घंटा में XYZ एक्टिविटीज आप करते थे. अभी वो कोई तो एक एक्टिविटी आपने सैक्रिफाइस किया तब जाके उस व्यक्ति को टाइम दे पाए. सो टेक्निकली अभी ब्रेकअप के बाद कोकअप करने के लिए जो वो वाई एक्टिविटी आपने सैक्रिफाइस किया था वो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा. बोलना इजी है, करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. बट देन वो थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट विल हेल्प इन दिस प्रोसेस. मैं जस्ट इसका एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ कि ये प्रोसेस को कैसे हैंडल किया जाए. एंड इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल नाउ डेज की वो जो 100%, सिंपल सी बात है, मेरे पास आने वाले 100 पेशेंट्स को मैं 100% पेशेंट्स को 100% टाइम्स 100% सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता. मेनी अदर फैक्टर्स कम इनटू प्ले. दो व्यक्तियों का स्वभाव नहीं कभी कभी मैच हो सकता. दो व्यक्तियों के कभी कभी व्यूज चेंज हो सकते हैं लाइफ के बारे में, इंटरेस्ट चेंज हो सकते हैं. सो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस. वी हैव टू लर्न आउट ऑफ इट and you have to transition, and probably a day comes when you find the right person. So shayad don't look at breakup as a breakup. Probably it was a misfit of two people. वो misfit, non compatibility हम कहते हैं. So वो right fit कभी ना कभी जिंदगी में आ जाएगा. काफी हेल्प होगा सर आपके ये टॉक से. Yes, I hope and I'll be really happy अगर होता है तो if it helps youngsters, definitely. Yes sir. Only thing I would like to tell youngsters, I take this an opportunity कि भाई preferably I would request कि long term stable relationship के बारे में ही सोचे. I know
द टाइम्स हैव चेंज्ड, हम में और यंगस्टर्स में थोड़ा सा जनरेशन गैप आ गया है, बट it is, there are many advantages of long term stable relationships. So please your goal of relationship, if possible, I don't force it on all of you, but I would free unsolicited advice कि long term stable relationship के बारे में ही विचार करें. It's a very good advice, sir. Thank you so much. Next, moving forward to जब young adults आ जाते हैं in the real world, they face some workplace pressures, and उनके अलग फिर mental health issues से वो जाते हैं. Basic चीज़ ये होती है कि everybody is in the rat race, सबको कुछ ना कुछ करना है life में, so they come under this pressure, and कोई लोग they're not being able to cope because of maybe XYZ reason कि वहाँ पे toxicity है workplace में, long working hours है, and so on. So sir, आप उसके लिए क्या advice दोगे adults के लिए? नहीं, this is a very rampant scenario in any organization. I'm not saying just hospitals, but you go to an ad agency, you go in a corporate office, you go in an IT sector. So there are some individual related factors, there are certain company related factors. So again the same, कैसा है कि व्यक्ति जब जाता है पास आउट होके, वो कुछ सोच के जाता है, कुछ इमेजिन करके जाता है, और वो रियल लाइफ और जो रियल लाइफ अंदर है उसमें बहुत अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाता है तो डिसअपॉइंटमेंट फेस करना है. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज इंडिविजुअल रिलेटेड फैक्टर्स में, फर्स्ट थिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर वर्क. किसी को पैसा कमाना है आगे पढ़ाई के लिए, किसी को एक्सपीरियंस लेना है, कोई वो पैशनेटली करना चाहता है. सो योर पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी क्लियर, पर्पस ऑफ दैट जॉब डेफिनेटली शुड बी क्लियर इन योर लाइफ देयर. सो अगर वो पर्पस डिफाइंड है, प्री डिफाइंड, तो आपको वो मोटिवेट करता रहेगा इन स्पाइट ऑफ द एडवर्सिटीज देयर. राइट. हाँ, डोंट टॉलरेट एनी एडवर्सिटी वेयर देयर इज अ बायोलॉजिकल थ्रेट टू योर लाइफ. मतलब जो टॉक्सिसिटी का जो एक्सट्रीम है कि कोई आपको हार्म कर रहा है या कोई आपको अब्यूज कर रहा है, डोंट टेक इट, गिव इट बैक एंड लीव दैट प्लीज. इट इज नॉट वर्थ टू टेक इट. इंस्टीट्यूशन रिलेटेड कुछ फैक्टर्स है. अभी सब जगह देर इज नाउ देर आर व्हाट यू से पॉश कमिटीज है, नाउ देर आर ग्रीवेंस रिट्रेसल कमिटीज, there are HRs appointed. So there is a system in office, so definitely you have to discuss. So probably क्या है कि again probably वो they'll find a better fitting job for you. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ अपेक्षा लेकर जाते हैं, वो नहीं हो पाता. So you have to talk it out. बात कीजिए, वहाँ के जो लोग हैं, HR है, bosses है, colleagues है, and try to find out what is your work of interest and what is you can do to contribute to that company so that the company benefits, and at the same time what value addition you can get from the company. It is a two-way process. So youngsters को ये दोनों process पूरा करना चाहिए. And आपके bosses के साथ workout कीजिए कि कौन सा job, कौन सा delegation of task है, वो कौन सा अच्छा है. And the managers play a really important role here. जो कि स्टाफ को किधर फिट करना है, अर्गोनॉमिक्स हम कहते हैं उसे. सो वो किधर फिट करना है, किसके लिए क्या जॉब सूटेबल है. सो वो फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से होना चाहिए. आई डोंट से कि कंपनी कोई ब्लेम करूंगा या व्यक्ति कोई. बहुत बार लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते. तो एक जमाना था जब कंप्यूटर्स आए तो लोग टाइपराइटर नहीं छोड़ना चाहते थे. ये मैं टाइपराइटर क्यों सीखूं, मेरे को तो 2 साल रिटायरमेंट के लिए, कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूं. आपने अगर मंगलयान नाम का मूवी देखा है तो उसमें विद्या बालन ने काफ़ी कुछ अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए ताकि वो मंगलयान पे जो टीम उन्होंने इकट्ठा की है वो पैशनेटली उस पर काम करे. So that is the best example I think which I can quote where a person can relate to. So work-life problems are real. I don't deny that, but there are ways out, and way out is only when you express it. We cannot expect that someone will understand me, will predict my problems. No. आपको बात करना. Last but not the least, we are in an era where probably you have to change yourself. The more flexible you are, the more rational you are, the more less rigid you are, the more you will become successful. ये सब अच्छे लीडर्स की क्वालिटीज है.
सो यू हैव टू नेविगेट योर ओन वे इन द डिफिकल्ट टास्क। आप 10 ऑफिस चेंज कर लो, क्या गारंटी है कि इस ऑफिस से कम टॉक्सिसिटी दूसरे ऑफिस में रहेगी, या इस ऑफिस से कुछ अलग वातावरण आपको मिले। कि कोई ऑफिस, कोई वर्क प्लेस आइडियल नहीं है, हर जगह अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। हाउ यू नेविगेट योर वर्क देयर, हाउ यू नेविगेट योर प्रॉब्लम्स देयर, हाउ यू सॉल्व योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ यू डू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग विल डिफाइन कि आप आगे कैसे बढ़ते हो। एंड हमें ऐसे ही लोग चाहिए हर जगह, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, पार्लियामेंट, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करे। आप देखिए आप किन लोगों से इंप्रेस होते हो, जिनके पास आप प्रॉब्लम लेकर जाओ और वो प्रॉब्लम का हल दे देंगे। वो ना भी कहेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम का हल हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि नहीं अभी इसमें, अभी बहुत बार लोग एक मैजिकल क्योर ढूंढते रहते डॉक्टर के पास। सो मेनी टाइम्स यू हैव टू टेल देम कि नहीं देयर इज स्टेज 4 कैंसर है। व्हेन आई टॉक टू माय ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रेंड, ऑन्को सर्जन फ्रेंड्स, दे टेल देम कि इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसमें भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप पेशेंट का सेवा कीजिए। ना बोला ना डॉक्टर ने उसमें, सो दैट इन अ वे, बट दैट सर्च फॉर मैजिकल दिस थिंग हैज एंडेड, राइट? इवन दैट हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। So these are certain points. I think there are many, we can go on and on, but these are few important ones which can help an individual. Yes sir. सर जो हमने अभी वर्क प्लेस प्रेशर के बारे में बात की, पीपल हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स या मे बी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके वजह से दे टेंड टू बर्न आउट। सो सर कुड यू प्लीज लेट अस नो अबाउट फ्यू साइंस ऑफ बर्न आउट? बर्नआउट इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड टर्म। बर्नआउट को डिप्रेशन के साथ बहुत कंफ्यूज करते हैं या इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। ओके। बर्नआउट अलग है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक स्ट्रेस है तो उसे बर्नआउट होने की संभावना है। तो बर्नआउट के लक्षण ऐसे है कि आपको एक फटीग और एग्जॉशन महसूस होता है। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने कुछ हासिल किया, वो फीलिंग नहीं आती। एंड फिर आप ना उस काम की जगह पे बहुत बार सिनिकल हो जाते हो, बहुत आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप क्रिटिसाइज बहुत करने लगते हो। सो दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स जो ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं। जो एक ही पोजीशन पे लंबे समय से काम कर रहा है, एक ही किस्म का काम कर रहा है, काम में मजा नहीं आ रहा है, या फिर मोनोटोनोसिटी आ गई है, सो देन दैट विल सेट इन द बर्नआउट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बर्नआउट में मुझे लगती है वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं होना। आप जो काम करते हो उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। कुछ साल काम करने के बाद आपको कुछ स्किल अपग्रेड करने की इच्छा होनी चाहिए। वो स्किल अपग्रेड करके आपको उसको एप्लीकेशन करते आना चाहिए, राइट? सो ये ज़रूरी है। प्लस बहुत जो वाइट कॉलर जॉब है इसमें तो हमें प्रमोशन मिलता है, सैलरी हाइक मिलता है, सो देन दैट एक्ट्स एज अ रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन। बट सिर्फ सैलरी ही बढ़ाते थे तो ये बर्नआउट की समस्या आती नहीं। सो सिर्फ सैलरी बढ़ाने से या फिर सिर्फ प्रमोशन देने से या फिर सिर्फ अवार्ड्स देने से व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होते। उस व्यक्ति को उस काम करने में एक आनंद, एक मज़ा, एक पैशनेट फीलिंग ये होना ज़रूरी है। सो बर्नआउट ये सब चीज़ों का लक्षण है जब ये सब आप नहीं महसूस कर पाते। और क्रॉनिसिटी, मोनोटोनोसिटी, यही एक उसमें रीज़न है। सिंपल सा एग्जांपल है, हमें ऐसा लगता है हमारे जो फेवरेट क्रिकेटर है, अभी कल ही कुछ आईपीएल का ऑक्शन हुआ, कोई ये प्लेयर इतने में गया, देखकर हमें अरे यार क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलकर इतना पैसा बना रहे हैं। बट फॉर आवर डियर क्रिकेटर्स इट इज़ देयर जॉब। सो इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटी और अ क्रिकेटर कैन गो थ्रू अ बर्नआउट। आईपीएल खिला रहे हो, वर्ल्ड कप खिला रहे हो, टेस्ट खिला रहे हो और कुछ खिला रहे हो, अगर उसको ब्रेक ही नहीं देंगे तो आप अगर न्यूज़ में भी देखोगे जो आखिरी में स्पोर्ट्स सेगमेंट आता है उसमें क्या देखते हो कि भाई वो फुटबॉल खेलते हैं, बहुत बार नेट प्रैक्टिस में फुटबॉल या रग्बी या बास्केटबॉल जैसा कुछ खेलते रहते हैं। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, दूसरे स्पोर्ट्स खेलते हैं वो। हाँ, क्यों? दैट इज टू ब्रेक द मोनोटोनोसिटी। सो बर्नआउट डील करना है आपको, तो सबसे पहले मैं क्या नया कर सकता हूँ मेरे काम में। सो अभी गायनेकोलॉजिस्ट दोस्त ले लीजिए हमारे, उन्हें तो मतलब उनका काम भी एक फिक्स नंबर ऑफ प्रोसीजर्स है, पर हर एक केस अलग अलग है। मेरे कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त ले लीजिए, उनका काम भी समझो सम नंबर्स ऑफ प्रोसीजर्स आर फिक्स्ड। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट
उनका मेजॉरिटी समझो कुछ फिक्स नंबर्स ऑफ में ही चलता है, बट फिर कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स को ही बर्नआउट होता है, कुछ को नहीं हो रहा है। क्यों? साइकेट्रिस्ट लोग, जैसे आपने पूछा, डिप्रेशन एंजाइटी स्किज़ोफ्रेनिया यही देख रहे हो, बट हर एक स्टोरी अलग है। डायग्नोसिस भले ही सेम हो, हर एक स्टोरी अलग है, हर एक का सीवियरिटी अलग है। आपको देखने का नज़रिया आपने अपग्रेड किया है, आपने उसको ट्रीट करने का नया तरीका इंटीग्रेट किया है। डिप्रेशन में अभी हम कीटामिन थेरेपी से डिप्रेशन ट्रीट कर रहे हैं, हम ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से ट्रीट कर रहे हैं। सो कुछ नया मेडिकेशन आया है विच वो सिंगल दवाई देने से ही शायद इस व्यक्ति का ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन निकल जाए। आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स। सो नॉवेल्टी सीकिंग थोड़ा सा उसमें अगर हो कि हम कुछ नया ऑफर कर पाए, इसको नए नज़रिए से देख पाए, तो वो बर्नआउट थोड़ा सा कम हो सकता है। सेकेंड, अगेन यू कैन गो एंड डिस्कस इट विथ योर सीनियर्स, मैनेजर्स एट योर वर्क प्लेस कि क्या मैं राइट फिट हूँ इसके लिए, क्या मैं कुछ और अलग कर सकता हूँ। बहुत बार हमने देखा है कि कॉर्पोरेट लाइफ से लोग एकदम यू टर्न ले लेते हैं एंड कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर कुछ ऐसा चालू करते हैं। हमने बहुत सारी स्टोरीज सोशल मीडिया में देखी है। सो इट्स ओके। सो एंड आज के ज़माने में नो वन इज गोइंग टू जज यू। गॉन आर द डेज 20 years बैक कि लोग जज करते थे, अरे इतना अच्छा नौकरी था तूने छोड़ दिया। यू रिमेंबर द MS धोनी का दैट मूवी सीन वेयर द ट्रेन इज गोइंग एंड वो टीटी का नौकरी छोड़ के। सो that is this is that example is something that I quote always. That movie scene is something that is a very good example कि ठीक है, आपको अगर सुबह उठ के आपकी काम की जगह पे जाने के लिए मोटिवेशन समझो नहीं मिल रहा है, एक्सप्लोर द रीजंस, एंड अगर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ तो काम कीजिए, नहीं काम कर सकते तो दूसरा कुछ ट्राई आउट करने में हर्ज क्या है। सो आई थिंक that will take care of the burnout. It's but it is not depression. Burnout is a different entity. Burnout can lead to depression, and burnout is a result of chronic stress and chronic monotonicity. So I guess I have tried to make it simple and clearer regarding the burnout. Yes sir, absolutely. Sir, one more thing that young adults में prevalent हो रहा है is a condition called schizophrenia. It's a mental health issue जहाँ पे काफ़ी कुछ समझने के लिए है. It's very interesting. So sir, schizophrenia के बारे में आप कुछ थोड़ा basic बता सकते हो क्या audience को? Schizophrenia से काफ़ी myths and misconception जुड़े हुए हैं. Schizophrenia का हम prevalence देखते हैं 1% है. So imagine कि how many people are suffering from the diagnosis of schizophrenia. Schizophrenia के basic symptoms अगर देखें तो it is a disorder of thought and perception. अगर हम बहुत basic level पे बात करना है तो हमारे जो विचार है उससे जुड़ी हुई abnormalities, शक होना, वहम होना, डर लगना, perception से जुड़ी हुई abnormalities जहाँ पे आभास होना, auditory hallucinations, visual hallucinations, एंड ये दोनों की वजह से जो बिहेवियर बर्ताव है उसमें बदलाव आना। सो ये दोनों जब हावी हो जाते हैं आपके कॉग्निटिव एरियाज के ऊपर, तब बिहेवियर में बदलाव आते हैं। तब एजिटेशन हो सकता है, शक हो सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, नींद कम हो सकती है, वॉन्डरिंग आवे जैसे हमने कहा वो सब। सो स्किज़ोफ्रेनिया इज अ वेरी फैसिनेटिंग डिसऑर्डर इन इटसेल्फ. Psychosis is the broad term given to it, and schizophrenia is a type of psychosis. Like I said, 1% of the population suffers, and it's a neurodevelopmental disorder. So schizophrenia का दवा गोली जो है usually लंबे समय तक चलता है. Okay. So many of them probably have to take it lifelong also. So 30% people, 40% people approximately, अगर वो जल्दी आइडेंटिफाई होता है तो 1 साल के ट्रीटमेंट में काफ़ी सिम्टम्स उनके कम हो जाते हैं दवा गोली से एंड बाकी थेरेपीज से, एंड वो दे कैन लिव अ सिम्टम फ्री लाइफ. और शायद साल भर के बाद दवाई भी बंद हो सकती है एक्यूट साइकोसिस जो केसेस है. बट अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस. 30-40% ऐसे है कि जिनको लंबे समय तक दवाई चलेगी, शायद लाइफ लॉन्ग, बट एक कंसिस्टेंट डोज. इफ दे टेक दैट सिंपल डोज, बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया इज नथिंग बट डोपामिनर्जिक जो सिस्टम है आपका ब्रेन का, उसका एबनॉर्मलिटीज है. सो उसका वो दवाई चलता है जिससे वो एबनॉर्मलिटीज स्टेबल रहती है. सो ये अगर रेगुलर चलता है तो पर्सन इज फंक्शनल.
थर्ड कैटेगरी 20-30% है, नो मैटर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दो, पर उनका एज द लाइफ प्रोग्रेसेस डिटेरियोरेशन होते रहता है। ओके, हाँ। पर्सनालिटी डिटेरियोरेशन, जॉब डिटेरियोरेशन, फैमिली डिटेरियोरेशन, ऐसा। हम्म, So the focus in psychiatry, let it be depression, anxiety, OCD, schizophrenia, अभी हमारा फोकस सिर्फ दवा गोली खिलाना नहीं है, हमारा है कि उस व्यक्ति को कितना हम कार्यक्षम कर सकते हैं, बराबर, हाँ। फंक्शनैलिटी बढ़ाना है। अभी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है डिसऑर्डर्स के नज़रिए से देखा जाए तो, कि पहले कैसा था, जॉइंट फैमिली गांव में रहता था या फिर इवन सिटीज़ में रहता था, तो कोई एक भाई कम ज़्यादा हो जाता है तो बाकी भाई संभाल लेते थे। राइट, हाँ। अभी हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं, एक्सटेंडेड न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है कि सपोर्ट सिस्टम कम हो गया है। वी कैनॉट अफोर्ड टू कीप वन नॉन फंक्शनल पर्सन इन द फैमिली, सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया, और स्किज़ोफ्रेनिया से फंक्शनैलिटी का गहराना आता है। सो और स्किज़ोफ्रेनिया मतलब ये तो हमने बहुत कॉमन पैरानॉइड टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का, अलग अलग बाकी टाइप्स भी है, अलग अलग सिम्टम्स है, स्टेजेस के अनुसार सिम्टम चेंज होते हैं एज द डिसीज प्रोग्रेसेस। इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज। सो स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत वर्सेटाइल, बहुत यूनिक है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फिल्म मेकर्स है, ये बहुत स्किज़ोफ्रेनिया ने इनको मसाला दिया है टू मेक मूवीज। देयर आर वंडरफुल मूवीज लाइक ब्यूटीफुल माइंड, देन दैट movie, all Hollywood movies rather, one Shutter Island is a wonderful movie. So these two movies should definitely be watched. There is a one Marathi movie known as Devrai also, which is they have depicted all those things very well there. So schizophrenia is long-standing illness. It is a biological illness, dopaminergic deficits. With medicine you can treat it. The medicine treatment is long-standing. Prevalence is 1%, and again it requires proper support and guidance from the family members also. We also run schizophrenia support groups there. These schizophrenia support groups are there in almost all the cities. जहाँ पर ये जिस schizophrenia से जुड़े हुए सवाल, बीमारी से जुड़े हुए, ट्रीटमेंट से जुड़े हुए, पेशेंट्स के साथ कैसे डील करना है, जुड़े हुए सब सवाल जवाब इस ग्रुप्स में साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और पेशेंट के रिश्तेदार एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। ओके, सो इंटरेस्टिंग डिसीज, ब्रेड एंड बटर ऑफ साइकाइट्रिस्ट। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगेन मैं एक कहना चाहूँगा कि अभी जो कैनाबिस का सेवन समाज में बहुत बढ़ रहा है, इसे लोग बहुत कूल समझने लगे हैं आज की। टेंशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, एक वीड का एक कश ले लिया, सो एक ड्रैग ले लिया। सो ठीक है, नॉट एवरी पर्सन विल बी ससेप्टेबल टू इट, बट एज अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन वी आर क्वाइट ससेप्टेबल टू द side effects of cannabis, that is cannabis induced psychosis, and if not treated in time it can land up in schizophrenia. So cannabis we really don't know. abhi there are many arguments ki legalize hona chahiye, nahi hona chahiye. I'll not go into it, but kaisa hai ki हमारे यहाँ पे जो यंगस्टर्स ले रहे हैं कैनाबिस, दे डोंट नो व्हाट इज द THC कंटेंट ऑफ दैट कैनाबिस। जो जहाँ पे लीगलाइज है वहाँ पे सब पता रहता है। सो अगर आपको पता नहीं है आप क्या ले रहे हो, तो आप उसे कैसे ले सकते हो? ये मेरा पहला जवाब। वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है, बट अगर किसी व्यक्ति को सिम्टम्स आ रहे हैं साइकोसिस के, बेटर उसे होल्ड करे, कैनाबिस का सेवन ना करे। सो कैनाबिस और स्किज़ोफ्रेनिया का भी एक काफ़ी अभी रिलेशन डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर रिसर्च काफ़ी हुई है, हो रहे हैं। सो कैनाबिस का ज़्यादा सेवन करने से और कभी कभी एक कुछ एक्सपोजर होने से भी स्किज़ोफ्रेनिया जैसे लक्षण ट्रिगर हो सकते हैं। अच्छा, हमारी पॉपुलेशन में। सो अगेन स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, स्टे अवे फ्रॉम कैनाबिस इज माय मंत्रा टू ऑल यंगस्टर्स। एंड यस, अप डाउन्स आते हैं, काम की जगह में प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है। देयर आर पॉजिटिव वेज टू कोप अप विद इट, विल कोप अप विद दैट। सर, विद स्किज़ोफ्रेनिया अभी सोशल मीडिया पे ना एक आर्टिस्ट, काफ़ी वेल नोन आर्टिस्ट थे, लुई वेन करके, इंग्लिश आर्टिस्ट थे। ही यूज्ड टू ड्रॉ कैट्स, तो उनको लेटर इन लाइफ स्किज़ोफ्रेनिया शुरू हुआ। तो धीरे धीरे उनकी आर्ट चेंज होती गई। जो वो अच्छे क्यूट कैट्स बनाते थे पहले, दे चेंज्ड इनटू सम डिफरेंट टाइप ऑफ, कोई जैसे मिस्टिकल क्रीचर्स बोलते हैं ना, वैसे टाइप के हो गए। तो इज देयर मतलब ब्रेन में कोई
चेंजेस होते हैं क्या जिसकी वजह से ये ऐसा मतलब? Yes, so the brain wiring is going to change. Like I said, there is a dopaminergic Mhm. imbalance in the brain. So, and at the very beginning, I said that there is a change in perception and thought. Okay. So, आप आर्टिस्ट हो, सो आप अगर वो पेपर पे उतार रहे हो, सो वो डिपिक्ट वही करेगा, तो कलर्स चेंज होंगे. बहुत बार पहले भी टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट दिए जाते थे, उसमें अगर आप किसी व्यक्ति को टेस्ट दे दो, सो वो डिप्रेस्ड व्यक्ति थोड़ा ब्लैक एंड वाइट डल कलर्स का यूज़ ज़्यादा करेगा. जो यूथाइमिक व्यक्ति है वो शायद कलरफुल ड्राइंग निकालेगा. मैं सिंपल सा कंपैरिजन दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो आई एग्री टू योर पॉइंट कि अगर वो परसेप्शन और थॉट का डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर होने की वजह से वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, हाँ. एज अ आर्टिस्ट we have I will not name the celebrities, but you can google them. There are celebrities those who have suffered from schizophrenia, and there was a change in their behavior. So many examples are there. You google it and you will find it. So it definitely changes. Yes, sir. Okay, there's one part जो मुझे डिस्कस करना है आपके साथ, is when you lose a loved one, there is a stage of grief. तुम्हारे लाइफ में grief आ जाती है, and some people are not being able to cope. कोई अच्छे से cope कर लेता है. तो सर, could you please give us some information about the stages of grief and how an individual can cope with grief? Grief is a very important topic. Thanks for bringing it up. Very common in the clinical practice. Again, like I said with burnout, this is a entity which is confused with depression. Grief depression नहीं है. मैं फिर से कहता हूँ, grief depression नहीं है. ग्रीफ एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसे हर एक व्यक्ति को गुजरना है कभी ना कभी लाइफ में. और ये एक दुख है जो हर एक व्यक्ति को होता है जब हम हमारे करीबी व्यक्ति को खोते हैं. When you lose your near and dear ones, बहुत सारे नुकसान आपको झेलने हैं. डेथ ऑफ अ स्पाउस, सेपरेशन, डिवोर्स, फाइनेंशियल लॉस, एकेडमिक लॉस, फिजिकल इलनेस. पर अगर पहला कारण मैं छोड़ दूं और बाकी कारण में अंतर अगर मुझे करना है, तो बाकी कारण में ना चीज़ें रिकवरेबल है. राइट. समझो मेरा बीमारी की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से कोई एकेडमिक ईयर लॉस हो जाता है, 6 महीना हो जाएगा, डिग्री पूरा हो जाएगा. 6 महीना डिले होगा, हो जाएगा. आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, शेयर मार्केट में कोविड में लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए, रिकवर कर लिए लोगों ने. आपको समझो डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और व्यक्ति आ सकती है. डेथ ऑफ अ स्पाउस, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, ऑल दिस लॉसेस आर इररिकवरेबल, इररिपेरेबल. तो ग्रीफ सिर्फ व्यक्ति को खोने से नहीं होती. ऐसी घटना जो इररिपेरेबल है, इररिकवरेबल है, उससे भी ग्रीफ हो सकता है. पेट का जाना, बहुत बार मैंने ये ग्रीफ रिएक्शन घर जाते हुए भी देखा है. राइट. कभी कभी कोविड में हुआ, जैसे कि कोई व्यक्तियों को फाइनेंशियल लॉसेस इतने हुए कि घर बेचने पड़े. तो घर इज परमानेंटली गॉन नाउ. द पर्सन फील्स कि अभी मैं इससे रिकवर ही नहीं हो सकता हूँ कि मैं फिर से वो घर खरीद सकूँ. सो इट इज अगेन दैट विल लीड टू ग्रीफ. सो ग्रीफ इज अ प्रोसेस. एंड एलिजाबेथ कुबलर रॉस करके एक साइकेट्रिस्ट हो गई है. सो शी हैज़ गिवन दिस स्टेजेस ऑफ ग्रीफ इन 1969, लॉन्ग टाइम बैक, एंड दैट इज रेलिवेंट टिल डेट. ग्रीफ अगर रिएक्शन होता है तो कोई दवाई मत खाइए, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर है या फिर एजिटेटेड बिहेवियर है. आइडियली नो मेडिकेशन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग दैट इनिशियल फेजेस ऑफ ग्रीफ. ओनली द सपोर्ट ऑफ फैमिली मेम्बर, लव ऑफ फैमिली मेम्बर इज सफिशिएंट. अब ये जो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है, ये हमेशा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते. लाइक यू सेड कि कोई कोप अप कर पाता है, कोई नहीं कोप अप कर पाता. सो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि इतने दिन में ग्रीफ खत्म हो जाएगा. हर एक व्यक्ति का ग्रीफ का पीरियड कम ज़्यादा हो सकता है, उसको एक समय लग सकता है, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर. सो जो पहला स्टेज है ग्रीफ का, लोगों को लगता है कि मैं ही क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या ये मेरे साथ हुआ है, अरे नहीं ये मेरे साथ हुआ ही नहीं है. सो वो डिनायल मोड इज द फर्स्ट मोड. सेकेंड इज द एंगर मोड. मेरे साथ क्यों हुआ ये
वाई मी। राइट, हाँ, जो फर्स्ट स्टेज में व्यक्ति डिनाइल में रहता है, अरे नहीं हुआ है, नहीं, वही व्यक्ति अभी तो घर में थी, कल तो घर में था, अचानक कैसे, सो नहीं वो है, यही कहीं पे है, पर्सन इज इन डिनाइल। देन एंगर, फिर एक फेज आता है बार्गिन, जहाँ पे फिर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं यार, शायद मेरे पास कोई टाइम मशीन होता तो मैं रिवर्स जाता, या इस व्यक्ति, खोए व्यक्ति को अगर मुझे मिल जाए तो उसके बदले में मैं ये इसको ये दे दूंगा। सो ऑल दिस माइट साउंड थोड़ा सा अलग लगेगा, पर ये ऐसा प्रोसेस चलता है। सो पर्सन हैज टू गो थ्रू दैट डिनायल, देन कम्स दैट एंगर, देन कम्स द बार्गेन, देन कम्स अ डिप्रेसिव फेज, जहाँ पे फिर धीरे धीरे अभी उसे पता चल रहा है कि ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। द पर्सन फील सैड कि मैंने इस व्यक्ति को खो दिया, मैंने इस घर को खो दिया, मैंने मेरे प्रियजनों को खो दिया, एंड लास्ट इज द एक्सेप्टेंस। सो ऐसा भी नहीं है कि डिनायल, ये स्टेज 1 by 1 आएंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं। सो शायद वो डिप्रेशन में जाएगा, वो फिर से वो बार्गेन मोड में आ सकता है। बराबर, हाँ, हाँ, सो दिस इज अ वेरी डायनामिक प्रोसेस, coping up with grief. Again, it depends on multiple factors. For example, some might go into complicated grief. Some might not go to grief. अभी समझो किसी को क्रॉनिक कैंसर है, सफरिंग है, सो वो धीरे धीरे मानसिक तैयारी हो जाता है कि अभी ये तो टर्मिनल स्टेज इलनेस है, और यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये अभी आई एम लूजिंग, एंड इतना तकलीफ हो रहा है तो इससे बेटर लेट दैट पर्सन बी इन पीस। सडन डेथ होता है, समझो यंग कोई व्यक्ति सडनली आप खो देते हैं, तो दैट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी शॉकिंग। सरप्राइजिंग से वर्ड है शॉकिंग। सो दैट इज, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच विल, फिर उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति ने क्या पहले ग्रीफ से गुजरा है, क्या उस व्यक्ति ने छोटे मोटे दुख दर्द देखे हैं। सो ग्रीफ इज अ प्रोसेस, there is no fixed formula to cope up with it. It is a slow gradual process, a person will go through it gradually. We have to assist the person, and cope करने का सबसे बेहतर तरीका है कि उसका सबसे बेहतर एग्जांपल अगेन मैं कोविड का ही देता हूँ कि कोविड के समय में हम लोगों से मिल नहीं पाते थे, बराबर, हाँ, सो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ एंड कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ गोइंग इनटू डिप्रेशन लेटर, हमने ये केसेस कोविड के 6 महीने 1 साल बाद काफ़ी देखे, क्योंकि तब बहुत सारे लोगों ने तो वो अंतिम यात्रा, जो अंतिम जो मोमेंट्स होते हैं वो भी नहीं किए, वॉट एवर इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, जो भी एंड रिचुअल्स होता है वो भी नहीं कर पाए, अपने प्रियजनों को देख भी नहीं पाए। सो जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी द, एक तो खोने का दुख है, पर वो एट द एंड तक मैं कर नहीं पाया, सो दे लैंडेड अप इन ग्रीफ, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, देन डिप्रेशन आल्सो। सो grief can go into depression when the duration gets extended and when the classical symptoms of depression set in. जैसे कि suicidality आ सकता है, psychotic symptoms, शक वहम आ सकते हैं, and वो बहुत व्यक्ति withdrawn हो गई है. So that is again a clinician's call to when to call it a, that is better assessed by a treating clinical psychiatrist जो define करेगा. But grief is आइडियली जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है, जस्ट सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। एक मुद्दा और मुझे याद आ रहा है आपसे बात करते करते कि बहुत बार समझो हम ग्रीफ से गुजर रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट करने आते हैं और लोग कुछ जाने अनजाने में जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो कर देते हैं। सो उन्हें भी, जो व्यक्ति ग्रीफ से गुजर रहा है, तो लोगों को थोड़ा सा एक बैरियर रखना है कि मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए ग्रीफ। कोई व्यक्ति ग्रीफ से गुजर रहा है, आप उसे सांत्वन देने पहुंच रहे हो, सो क्या नहीं करना चाहिए ये समझ लीजिए। और बहुत बार ऐसी वो ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है, या फिर बहुत व्यक्तियों को उसके बारे में पता नहीं रहता है। सो बेस्ट वे इज कि भाई हम है उस गंभीर मोमेंट में, हम उसके साथ है, यही उसके लिए काफी। आपने कुछ बात भी नहीं की। जो परिवार ग्रीफ से गुजर रहा है, जो बेरीवमेंट प्रोसेस से जा रहा है, आप उनके पास गए, आपने उनके पास हाथ जोड़ा, आप उनके साथ 2 मिनट खड़े रहे, आपने कुछ भी नहीं कहा तो भी चलेगा। इफ यू नो व्हाट टू से एंड इफ यू आर ओके विथ सेइंग दैट, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। बट ये बहुत बार एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन हमें लोगों से सुनने को मिलती है कि अरे यार, मैं इतना प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ और लोग जो है थोड़ा
अजीब एक्साइटमेंट में कुछ बोल जाते हैं जो मुझे हाँ. जो जिससे मेरा शायद insensitive comments maybe. yeah true. So ideally avoid it and just you are being there is Reassurance sufficient. to the family. Yes, you are there in the difficult times. You are just present there is sufficient. So this is one precaution, rather I would say, ki when you offer condolences to the people, when you meet them in person, it is better that we follow some set of regulations there. Right. Yes, sir. So we've finally come to the end of the podcast. Just a few final thoughts that you would want to share with the audience regarding mental health. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कहाँ गया मुझे समझा नहीं एंड इट वाज रियली अ वेरी रिलीविंग एंड रिफ्रेशिंग चैट जो काफ़ी समय बाद मैं इसे एक इस पॉडकास्ट को एक ऐसा इंटरेक्शन कहूँगा कि इससे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला ये प्रोसेस थ्रू आउट तानिया की तरफ से. सो तानिया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू हैव एडेड समथिंग, सम वैल्यू एडिशन हुआ है मेरे भी लर्निंग में अभी. व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट ऑफ this segment of any program, I would really say that कि mental health disorders or mental health issues are no different than physical health or physical disorders. Don't be ignorant about it. अभी तो स्टिग्मा काफ़ी कम हो गया है, लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ गया है. सो सीक हेल्प व्हेन एज अर्ली एज पॉसिबल. आप जितना जल्दी मदद लेंगे उतना आप इससे जल्दी बाहर आओगे और आपका प्रोडक्टिविटी लाइफ का बढ़ेगा. यू लिव लाइफ ओनली वंस, ऐसा भी जेन जी हमारे दोस्त कहते हैं. और जो कि काफ़ी अच्छा मंत्रा है एक हद तक कहूँगा मैं. तो उसके लिए आपको 100% देना है. हर एक व्यक्ति को आई वॉन्ट टू मेक लार्जर आउट ऑफ लाइफ चाहिए. सो मेंटल हेल्थ इश्यूज आर लाइक अ बैरियर. जिंदगी का रेस है. आप ही बोलिए, अगर बैरियर वाला रेस रहेगा तो आदमी अच्छा कंप्लीट करेगा या विदाउट बैरियर. सो एज अ साइकेट्रिस्ट, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मेरा काम यही है कि मैं इस बैरियर्स को हटा रहा हूँ. आपका रेस आप अच्छी तरह दौड़ पाओ, उस रेस को आप एंजॉय कर पाओ, इस जर्नी को आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका आनंद आप उठा पाओ, इसके लिए हम कार्यरत हैं. ये करने के लिए मैं इतना ही कहूँगा. सब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है कि रेजिलियंस. जैसे रेजिस्टेंस पावर हमने 4-5 साल पहले पैंडेमिक के टाइम में काफ़ी सुना कि इन्फेक्शन पावर के प्रति आपका रेजिस्टेंस पावर जितना अच्छा है, तो वैसे ही मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर से आपको प्रोटेक्शन चाहिए. तो आपका रेजिलियंस पावर थोड़ा सा आपको बिल्टअप करना पड़ेगा. रेजिलियंस कैपेसिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा. सिंपल सी भाषा में कहूँगा कि कोई भी ब्रिज जब दो एंड्स को कनेक्ट करता है वो टुकड़ों टुकड़ों में बनता है. वो टुकड़ों टुकड़ों में इसलिए बनता है ताकि कोई अर्थक्वेक आए, सुनामी आए या कोई नेचुरल कैलामिटी आए तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे. कोई इंटैक्ट ब्रिज आप बना दो तो क्या होगा कि वो रिजिड हो जाएगा और वो नेचुरल कैलामिटी में जल्दी कोलैप्स होगा. सेम हमारे मन का ब्रिज है. हमारे मन का जो ब्रिज है वो अगर फ्लेक्सिबल है, लेस रिजिड है, रैशनल है, लेट गो करने की क्षमता रखता है, तो हमें मानसिक बीमारियों से प्रोटेक्शन तो ऐसे ही मिलनी है. डेफिनेटली देयर आर अदर फैक्टर्स. में हमने जेनेटिक फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ कहा. और इस रेजिलियंस के ऊपर काफ़ी वर्कशॉप्स, काफ़ी पॉडकास्ट, काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है. यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दैट रेजिलियंस फैक्टर. there are a lot of self-help books also, but इस क्षमता के ऊपर हमें हर एक व्यक्ति को कुछ हद तक काम करना ज़रूरी है. एंड सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपको और 2 क्वालिटीज़ अगर आप खुद में लाना चाहो वो है एम्पैथी. कि भाई सिर्फ मेरी प्रॉब्लम में मैं खुद हेल्प करने जाऊँ, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं. सो आप अगर सेंसिटिव होके, एम्पैथेटिक होके, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर ऐसा कोई व्यक्ति लगता है कि भाई उसे मदद की ज़रूरत है, 2 मिनट रुक जाइए, उसके बारे में इंक्वायरी कीजिए. उसे भी अच्छा लगेगा, वो हेल्प ले या ना ले, उसे अच्छा लगेगा. एंड देन उसे भी वो इंटिमिडेटिंग नहीं लगेगा मेंटल हेल्प लेना. So if you wait, stop, offer help and let that person go. So ये भी उतना ही ज़रूरी है
I think when it comes to prevention and early diagnosis, so prevention के लिए workshops है, काफ़ी सारे कुछ चीज़ें करते हैं mental wellness के लिए लोग, but early diagnosis, early treatment is and working on your resilience is something that I would like to emphasize upon. With this, I would like to end today's interaction with you, but on a very hopeful note and a positive impact on people's mental health that this podcast is going to give. Thank you. Thank you so much, sir, to have you. I'm really, really honored to have you on this show today. Pleasure. आपके insights काफ़ी help किए होंगे हमारे audience को आज. And I hope they take a lot of information from this podcast today. Definitely. For the audience, don't forget to like, subscribe, share this channel. And for more content, please subscribe to my channel, Dr. Saab. Thank you.